नेक्स्ट एप्लीकेशन हम लोग का डायनेमिक प्रोग्रामिंग में क्या है, 01 नैपसैक प्रॉब्लम नेक्स्ट एप्लीकेशन है। अब ये नाम से ही देखो नैपसैक है, पहले एक बार पढ़े हैं हम लोग, एक बार ग्रीडी टेक्निक में भी ग्रीडी का भी एप्लीकेशन करके नैपसैक को हम लोग सॉल्व किए थे, लेकिन वहां पर 01 नहीं था, 01 नहीं था। ठीक, तो बेसिक एक बार रिवाइज करते हैं कि नैपसैक था क्या। पहले जब हम लोग पढ़े थे ग्रीडी टेक्निक में तो नैपसैक क्या था भाई, नैपसैक था क्या, मान लो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट 1 है, यहां पर ऑब्जेक्ट 2 है, यहां पर ऑब्जेक्ट 3 है, यहां पर ऑब्जेक्ट 3 है। ठीक, सबका अपना अपना वेट दिया हुआ है, अपना अपना सबका इंडिविजुअल वेट है। मतलब क्या, मान लो ऑब्जेक्ट 1 का वेट दिया है 12 kg, ऑब्जेक्ट 2 का क्या है, मान लो 6 kg है, ऑब्जेक्ट 3 का मान लो 7 kg है। सबके साथ में एक सारे ऑब्जेक्ट के साथ में उसका वेट अटैच किया हुआ है। ठीक, एक और प्रॉफिट भी दिया है, ये क्या है, ये है वेट और एक प्रॉफिट भी अटैच्ड है, सबसे एक प्रॉफिट भी अटैच्ड है। प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट मान लो ऑब्जेक्ट 1 का 200 है, ऑब्जेक्ट 2 का 100 है, ऑब्जेक्ट 3 का 120 है। कुछ भी प्रॉफिट एक मान लेते हैं। ठीक, तो नैपसैक में हम लोग क्या किए थे, नैपसैक में क्या किए थे, प्रॉफिट पर यूनिट वेट पहले कैलकुलेट किए थे हम लोग प्रॉफिट पर यूनिट वेट कैलकुलेट किए थे। तो यहां पर अगर देखते हैं तो प्रॉफिट पर यूनिट वेट क्या होगा, प्रॉफिट पर यूनिट वेट कितना होगा सबके लिए, तीनों के लिए ही। तो 200/12 करेंगे, कितना आएगा, 120 हो गया और 80 बचा, 6 फिर से 6 आएगा, 10.66। प्रॉफिट पर यूनिट वेट ऑब्जेक्ट 1 के लिए कितना हुआ, 10.66। ठीक है, सेम ऑब्जेक्ट 2 के लिए करेंगे, 100/6 है तो कितना आएगा, 16.66। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद इसका देखते हैं ऑब्जेक्ट 3 का। ऑब्जेक्ट 3 में कितना आएगा, 7 है तो 10 टाइम्स में 70 हुआ, उसके बाद बचा 50.7। तीनों क्या है, प्रॉफिट पर यूनिट वेट हम लोग फाइंड आउट कर लिए। ठीक, हम लोग के पास में एक बैग भी है, एक बैग था पहले से, उस बैग का कैपेसिटी क्या है, मान लो m = कैपेसिटी ऑफ द गिवन बैग हम लोग लिखते हैं। उसका कैपेसिटी अगर मान लो हम लोग ऐसा करते हैं, ट्वेल्व kg लिखते हैं मान लो, ठीक है, 12 kg लिखते हैं। मान लो कैपेसिटी है इसका m का 12 है। तो ग्रीडी अप्रोच में हम लोग क्या करते थे, ग्रीडी अप्रोच में क्या करते थे हम लोग कि जिसका सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट पर यूनिट वेट सारे ऑब्जेक्ट का फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद सबको नंबरिंग करेंगे कि सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट पर यूनिट वेट है उसको नंबर 1 मिला, ऑर्डर में अरेंज करने जा रहे हैं। उसके बाद जिसका प्रॉफिट पर यूनिट वेट है उसको नंबर 2 मिला और लास्ट वाले को नंबर 3। ठीक, 3 है तो लास्ट यहां देख रहे हैं, मान लो मल्टीपल हो, 3 से ज्यादा हो, 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट कितना भी हो सकता है, सबके लिए सेम है, सबका वेट गिवन होगा, सबका प्रॉफिट गिवन होगा, सबका हम कैलकुलेट क्या करने वाले हैं, प्रॉफिट पर यूनिट वेट। प्रॉफिट पर यूनिट वेट कहां पर, नैपसैक में काम हम कर रहे थे।
नैपसैक में जहां पर 0 1 नहीं था, जब 0 1 नहीं था तो नैपसैक में हम लोग ये काम करते थे। नैपसैक के अकॉर्डिंग जो ग्रीडी का एप्लीकेशन है, ग्रीडी टेक्निक का एप्लीकेशन था, वहां पर करते थे क्या, सबका प्रॉफिट पर यूनिट वेट हम लोग फाइंड आउट करते थे। उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते थे। सबसे मैक्सिमम प्रॉफिट वाले को नंबर 1 मिला, उसके बाद जो सेकंड नंबर पर है सेकंड, उसके बाद थर्ड, इस टाइप से ऑर्डर में हम लोग अरेंज कर लिए। उसके बाद क्या करते थे, एम का कैपेसिटी है 12 kg, तो एम का कैपेसिटी है 12 kg, तो यहां पर 3 प्लेस है, ऑब्जेक्ट 1 के लिए, ऑब्जेक्ट 2 के लिए। ये क्या है, ऑब्जेक्ट 1, यहां पर ऑब्जेक्ट 2, यहां पर ऑब्जेक्ट 3। हम लोग लास्ट से फील करना स्टार्ट करते हैं। लास्ट में क्या सबसे पहले सिलेक्ट क्या करना है, सबसे पहले जिसका प्रॉफिट पर यूनिट वेट सबसे हाईएस्ट हो उसको क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे हम लोग। इसको सिलेक्ट किए नैपसैक ग्रीडी के अकॉर्डिंग, नैपसैक यहां लिख लेते हैं क्या, ग्रीडी टेक्निक के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करने वाले हैं, जिसका हाईएस्ट प्रॉफिट पर यूनिट वेट होगा उसको सिलेक्ट करेंगे। हाईएस्ट क्या है, 16.66, सबसे ज्यादा है किसके लिए, ऑब्जेक्ट 2 के लिए है। मतलब कि ऑब्जेक्ट 2 को हम लोग सिलेक्ट कर लिए, ऑब्जेक्ट 2 को हम लोग सिलेक्ट कर लिए, मतलब इसका वैल्यू यहां 1 आ गया। तो ऑब्जेक्ट 2 को जब सिलेक्ट किए हैं तो अब मेरा कैपेसिटी कितना बचा है, देखो m इक्वल टू इनिशियली कितना है, 12 गिवन है, m इक्वल टू इनिशियली 12 गिवन है, ठीक। तो 12 माइनस जो सिलेक्ट किए हैं उसका वेट माइनस करेंगे। अब रिमेनिंग कैपेसिटी क्या है मेरा बैग का, मेरे बैग का रिमेनिंग कैपेसिटी क्या है, तो ऑब्जेक्ट 2 को जब जिसका हाईएस्ट है प्रॉफिट पर यूनिट वेट, इसको सिलेक्ट जब हम कर लिए हैं, इसके बाद में रिमेनिंग कैपेसिटी क्या बच गया और कितना जगह स्पेस खाली है, तो 12 kg इसका कैपेसिटी था टोटल, जिसमें से 6 kg हम सिलेक्ट कर लिए। मतलब क्या हुआ, 12 माइनस 6 हो गया। अब कैपेसिटी कितना बचा है, अब कैपेसिटी बचा है 6 kg, कैपेसिटी अब 6 kg है। फिर इसके बाद में नंबरिंग क्या है, सेकेंड नंबर वाले को सिलेक्ट करेंगे, सेकेंड वाले को सिलेक्ट करेंगे जब, तो इसका वेट कितना है, 7 kg है। तो हम लोग ग्रीडी टेक्निक में नैपसैक में क्या करते थे, इस 7 kg में 7 kg इसका ऑब्जेक्ट 3 का वेट है और मेरा कैपेसिटी है रिमेनिंग 6 kg, तो क्या करते थे हम लोग इसके फ्रैक्शन को लेते थे। जब कभी भी ऑब्जेक्ट का वेट ग्रेटर देन मेरा रिमेनिंग कैपेसिटी होता था तब इसके फ्रैक्शन को लेते थे ग्रीडी में। लेकिन 0 1 में ऐसा नहीं करेंगे। 0 1 का सिंपल मीनिंग क्या है, 0 1 का मीनिंग क्या है, फ्रैक्शन नॉट अलाउड, फ्रैक्शन अलाउड नहीं है, बात सिंपल है, फ्रैक्शन अलाउड नहीं है। समझ रहे हो बात को, या तो ऑब्जेक्ट को कंप्लीटली हम ले सकते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट 2 को, यहां पर मेरा वेट कैपेसिटी कितना था, 12 था, इसका वेट 6 है, एक कैपेसिटी आ सकता है मेरा ऑब्जेक्ट 2 को हम ले लिए। अब जाकर रिमेनिंग कैपेसिटी 6 बचा है। अब अगर 6 या 6 से कम कोई ऑब्जेक्ट रहेगा तब उसको कंप्लीटली सेलेक्ट कर सकते हैं या तो नहीं कर सकते हैं, कैपेसिटी अगर अलाउड नहीं कर रहा है तो। मतलब क्या, पार्शियली किसी ऑब्जेक्ट को नहीं ले सकते हैं, या तो कंप्लीट ऑब्जेक्ट को लेंगे या तो नहीं लेंगे। 0 का मतलब नहीं ले रहे हैं, 1 का मतलब कंप्लीटली ले रहे हैं। फ्रैक्शन का बात यहां नहीं कर सकते हैं हम लोग, फ्रैक्शन अलाउड नहीं है। समझ रहे हो बात को, मतलब कि अगर 0 1 में ग्रीडी अप्रोच को लगाते हैं, 0 1 नैपसैक का मतलब यही है कि 0 मतलब कि सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, 1 मतलब कि सिलेक्ट कर रहे हैं कंप्लीटली, कंप्लीट पार्ट को बोल रहे हैं। फ्रैक्शन अलाउड नहीं है, फ्रैक्शन में हम नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो ग्रीडी के अकॉर्डिंग अगर यहां पर काम हम लोग करते हैं तो अब रिमेनिंग मेरा 6 है, यहां पर देखो ऑब्जेक्ट 7 kg का है, मतलब कि ऑब्जेक्ट 3 को हम नहीं ले सकते हैं। उसके बाद आते हैं ऑब्जेक्ट 3, ऑब्जेक्ट 2 को हम नहीं ले सकते हैं, यहां ऑब्जेक्ट 3 है, नंबरिंग इसका 2 था, ऑब्जेक्ट 3 को हम नहीं ले सकते हैं। उसके बाद आते हैं थर्ड नंबर में क्या, ऑब्जेक्ट 1 है, ऑब्जेक्ट 1 का वेट कितना है, 12 kg है, इसको ले सकते हैं क्या। रिमेनिंग मेरा 6 kg है, रिमेनिंग मेरा 6 kg है, इसका वेट 12 kg है, इसको कभी भी ले सकते हैं क्या। अगर नॉर्मल नैपसैक होता अगर तो क्या करते, अच्छा 12 kg है, 6 kg रिमेनिंग है, इसके आधा को ले लो, इसका हाफ मतलब क्या हो गया 6 kg, हाफ अलाउड था, वहां पर फ्रैक्शन अलाउड था। ग्रीडी टेक्निक में केवल नैपसैक जब था तब फ्रैक्शन अलाउड था, लेकिन यहां पर 0 1 में फ्रैक्शन अलाउड नहीं है।
तो जब 0 1 में मतलब क्या है, नैपसैक क्या बन गया, 0 1। अगर 0 1 नैपसैक को ग्रीडी टेक्निक के अकॉर्डिंग करते हैं, ये भी अलाउड नहीं है, ऑब्जेक्ट 1 भी अलाउड नहीं है, मतलब कि ऑब्जेक्ट 1 को भी नहीं ले सकते हैं। अब टोटल कौन सा कितना प्रॉफिट आया है, जो सिलेक्ट किए हैं उसमें प्रॉफिट कितना आया है टोटल, तो टोटल प्रॉफिट देखोगे ऑब्जेक्ट 3 को सिलेक्ट किए ही नहीं, क्योंकि कैपेसिटी अलाउड नहीं कर रहा था और फ्रैक्शन में हम नहीं ले सकते हैं 0 1 में, फ्रैक्शन पार्ट को हम सिलेक्शन नहीं कर सकते हैं, या तो कंप्लीट करेंगे या तो नहीं करेंगे, मतलब ऑब्जेक्ट 3 को नहीं किए, इसका प्रॉफिट 0 आ गया। यहां से हम लोग को मिला प्रॉफिट 0। ऑब्जेक्ट 2 में आते हैं, ऑब्जेक्ट 2 का प्रॉफिट कितना है, ऑब्जेक्ट 2 का प्रॉफिट है 100, मतलब कि यहां से प्रॉफिट हम लोग को मिला है 100 प्लस ऑब्जेक्ट 1 पर आते हैं, ऑब्जेक्ट 1 का प्रॉफिट कितना है 200, लेकिन सिलेक्ट किए हैं क्या, नहीं किए हैं, मतलब कि यहां से भी प्रॉफिट हम लोग को 0 मिला है। अगर ग्रीडी टेक्निक के अकॉर्डिंग हम लोग 0 1 नैपसैक को अगर इंप्लीमेंट करते हैं, तब हम लोग का टोटल प्रॉफिट जो होगा, टोटल प्रॉफिट होगा कितना हो गया, 100 हो गया। टोटल प्रॉफिट 100, ये कुछ भी लिखो, रुपीज लिखो या जो भी लिखो, यहां पर करेंसी कुछ भी रहे, 100 टोटल प्रॉफिट है। मतलब यहां क्या लिख सकते हैं, टोटल प्रॉफिट मेरा यही है। फर्स्ट वाले को नहीं लिए हैं, 0 है, सेकंड वाले को लिए हैं, टोटल कंप्लीट जितना भी इसका प्रॉफिट है 100 लिए हैं, थर्ड वाले को सिलेक्ट नहीं किए हैं, मतलब कि इसका 0, टोटल 100 मिला है। 100 कैसे मिला है, हम लोग को ग्रीडी टेक्निक के अकॉर्डिंग मिला है 100। ठीक, अब हम लोग आते हैं मैन्युअली एक काम को करके देखते हैं। अच्छा, कैपेसिटी 12 है ना, इनिशियल कैपेसिटी 12 है ना, हम लोग मैन्युअली ये काम करते हैं। ठीक है, ग्रीडी के अकॉर्डिंग हम लोग को 100 मिला है ना, अब मैन्युअली करते हैं। एम का वैल्यू कितना है, एम का वैल्यू कैपेसिटी कितना है, इनिशियली 12 है, एम का कैपेसिटी है 12। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं क्या तरीका कितना है, 3 ऑब्जेक्ट है, 3 ऑब्जेक्ट है, मतलब क्या क्या लिख सकते हैं, पॉसिबिलिटी क्या है तीनों में। अगर 3 पोजीशन है तो क्या लिख सकते हैं, किसी को भी नहीं सिलेक्ट करें, एक केस हो सकता है। इसमें प्रॉफिट कितना मिला, किसी को भी नहीं सिलेक्ट किया, प्रॉफिट 0 हो गया। ठीक है, यहां पर देखो प्रॉफिट का अगर बात हम कर रहे हैं, ये मेरा प्रॉफिट है। ठीक है, यहां पर प्रॉफिट लिखेंगे और सिलेक्शन का तरीका ये है, सिलेक्शन मान लो तीनों में किसी को नहीं किए, तब क्या हुआ, प्रॉफिट मेरा 0 मिल रहा है। ठीक, अब सेकंड केस में आते हैं, क्या मान लो इसको सिलेक्ट नहीं किए, इसको नहीं किए, इसको कर रहे हैं, तो प्रॉफिट अगर कर सकते थे तो प्रॉफिट कितना मिलेगा हम लोग को, केवल थर्ड वाले ऑब्जेक्ट से मिलेगा। थर्ड ऑब्जेक्ट का प्रॉफिट कितना है, 120 है, मतलब कि यहां पर प्रॉफिट मिलेगा 120। एक और तरीका क्या है कि यहां पर 0, यहां 1 रहे, यहां पर 0 रहे, केवल सेकंड वाले को हम कर रहे हैं, केवल सेकंड वाले को यही केस, कितना प्रॉफिट है, 100 मिला है, यहां से क्या मिला, 100 प्रॉफिट मिला। एक और तरीका क्या है, फर्स्ट वाले को करते हैं, सेकंड और थर्ड को नहीं करते हैं। इसका मतलब क्या लग रहा है हम लोग को, इसका मतलब तीन बिट का बाइनरी नंबर एक बन रहा है, क्या है, 0 0 0 0 0 1। कितना पॉसिबिलिटी है, यहां पर 0 1 आ सकता है, यहां भी 0 1 आ सकता है, यहां भी 0 1 आ सकता है, मतलब क्या, यहां पर 2 पॉसिबिलिटी है, यहां 2 है पॉसिबिलिटी, यहां पर 2 पॉसिबिलिटी है 0 1 का, यहां भी 2 पॉसिबिलिटी है। टोटल अगर देखेंगे, नंबर ऑफ वेज देखेंगे इसको रिप्रेजेंट करने का, तो कितना बन जाएगा, 2 पावर 3, मतलब कि 8 तरीके से हम लोग इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर कैपेसिटी को नहीं देखे तो 8 तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं, क्या क्या, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0, यहां इसके नीचे क्या होगा, यहां पर 1 रहेगा और 0 1, ऐसा ही आएगा, 0 0 0 1 1 0, यहां 1 1 भी कर सकते हैं। मान लो एक और भी पॉसिबिलिटी है, क्या, यहां पर 0 रहता है, यहां 1 और 1 रहता है, ऐसा पॉसिबिलिटी है। टोटल 8 पॉसिबिलिटीज पॉसिबल है, जिसमें कि मेरा कैपेसिटी को अगर हम कंसीडर करते हैं m = 12, तो कौन कौन ले सकते हैं मैन्युअली, क्या ले सकते हैं, अच्छा ऑब्जेक्ट 2 और ऑब्जेक्ट 3 दोनों को ले सकते हैं क्या, देखो दोनों को ऐड करो, 6 + 7 कितना हुआ, 13 हो रहा है, 6 + 7 13 हो रहा है। मेरा कैपेसिटी है 12, कैपेसिटी मेरा 12 है गिवन, ऑब्जेक्ट 2 और 3 को तो नहीं ले सकते हैं, बात पक्का है,
ठीक, अगर 2 को लेंगे 3 को नहीं लेना होगा, 2 को लेंगे बाकी किसी को नहीं ले सकते हैं, 3 को लेंगे और किसी को नहीं ले सकते हैं। अगर फर्स्ट वाले को लेते हैं हम, ऑब्जेक्ट 1 को लेते हैं, इसका कैपेसिटी 12 है, मतलब इसका वेट 12 है और मेरा गिवन वेट भी 12 ही है, मतलब फर्स्ट वाले को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो एक तरीका क्या हो गया इस केस में, क्या हो गया, मतलब फर्स्ट वाले को सिलेक्ट किए हैं, फर्स्ट का 1 किए, सेकंड का 0, थर्ड का भी 0। अगर एक केस हम कंसीडर करते हैं तो फर्स्ट वाले से प्रॉफिट कितना मिल रहा है, फर्स्ट वाले से प्रॉफिट मिल रहा है 200, ठीक है, मतलब कि यहां से मिला 200 प्लस इससे कितना मिला 0, इससे कितना मिला 0, टोटल कितना हो गया 200 प्रॉफिट हो गया। तो ग्रीडी टेक्निक के अकॉर्डिंग हम लोग को कैपेसिटी में जो ऐड कर रहे हैं में उससे हम लोग को प्रॉफिट मिला है 100, जबकि मैन्युअली कर रहे हैं तो हम लोग का 200 मैक्सिमम हो सकता है। प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं हम, सेम कैपेसिटी रहते हुए, एम का वैल्यू 12 रहते हुए ही हम लोग अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहेंगे। तो ग्रीडी अप्रोच जब लगाते हैं यहां पर तो 100 मिल रहा है, जबकि मैन्युअली देख रहे हैं 200 है, मतलब कि ग्रीडी क्या कर रहा है, ग्रीडी टेक्निक के अकॉर्डिंग अगर 0-1 नैपसैक को हम सॉल्व करना चाहते हैं तो एक पॉसिबिलिटी है कि गलत आंसर दे दे। देखो यहां पर गलत आंसर है, यहां पर देखो मैक्सिमम पॉसिबल 200 हम लोग को मैन्युअली आ रहा है, जबकि यहां पर दे रहा है 100 जो कि गलत है। यही बात कर रहे थे। डायनेमिक प्रोग्रामिंग में क्या करेंगे, इसका सारे पॉसिबिलिटीज को कवर कर लेंगे। सारे पॉसिबिलिटी को कवर किए, कैसे किए भाई, यहां पर देखो 8 तरीका है, टोटल 8 नंबर ऑफ वेज है सिलेक्शन का, उसमें जो भी पॉसिबल होगा, जो भी फिजिबल होगा, इस 8 में भी यही है, ये भी है ना 100, देखो यहाँ पर 100, यहाँ जो है इसी 8 में है ना, इसी 8 में 100 है ना, यहाँ से हम लोग का 200 प्रॉफिट मिल रहा है। जबकि ये क्या है, यहाँ पर लिख सकते हैं 0, यहाँ 1 0 0 1 0 0 1 0, देखो ये भी यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी है। ग्रीडी में केवल इस पॉसिबिलिटी को ही टारगेट किया, बाकी सबको छोड़ दिया हो, जबकि इसके अलावा एक और ऐसा पॉसिबिलिटी बन रहा है जिसमें कि प्रॉफिट हम लोग को ज्यादा मिल रहा है। तो ग्रीडी अप्रोच 0-1 के लिए सही नहीं है। 0 केवल नैपसैक का अगर बात करते हैं, जहां पर फ्रैक्शन अलाउड था तब तो सही आंसर दे रहा था, लेकिन जहां फ्रैक्शन अलाउड नहीं है या तो सिलेक्ट करो या तो नहीं करो। 0-1, 0 मतलब नहीं करना, 1 मतलब करना है कंप्लीटली, पार्शियल सिलेक्शन नहीं हो सकता है। तो इस केस में ग्रीडी टेक्निक से जो आंसर मिला है 100 वो गलत है, क्योंकि मैक्सिमम हम लोग को कितना मिल सकता है, हम लोग का मैक्सिमम प्रॉफिट 200 मिल सकता है, जबकि ग्रीडी बता रहा है कि 100 ही मिलेगा, गलत है। हम लोग अब कहां पर आएंगे, हम लोग डायनेमिक प्रोग्रामिंग में आएंगे। यहां बेनिफिट क्या होगा, यहां पर बेनिफिट होगा क्या, हम लोग सारे पॉसिबिलिटीज को देखेंगे। क्या किए हम लोग, टोटल 8 पॉसिबिलिटीज है, सबको देखिए, 0-0-0 को भी देख लिए, 0-1-0 जितना भी पॉसिबिलिटीज है 3 बिट से बन सकता है, सबको हम देख लिए। 2 पावर 3 बनेगा, 3 प्लेस है, सब जगह 0 और 1 यहां रह सकता है, यहां भी 0-1 रह सकता है, यहां भी 0-1 रह सकता है, मतलब यहां 2 चॉइस है, यहां भी 2 चॉइस है, यहां भी 2 चॉइस है। 2 × 2 × 2 कितना हो गया, 2 पावर 3 8 पॉसिबिलिटीज। हम लोग सारे पॉसिबिलिटीज को देखेंगे और सबको जब देखें तब एक ऐसा पॉसिबिलिटी हम लोग सारे पॉसिबिलिटी को देखेंगे, सबके लिए प्रॉफिट यहां पर लिख रहे हैं, सबके लिए प्रॉफिट मान लो यहां पर लिख रहे थे, इसमें मैक्सिमम वैल्यू मेरा 200 है, 200 मेरा सही वैल्यू है। डायनेमिक में ही करेंगे, सारे पॉसिबिलिटीज को कवर कर रहे थे, समझ रहे हो बात को। वहां पर जो प्रॉफिट को हम लोग प्रॉफिट पर यूनिट वेट जो हम लोग डिवाइड किए थे पहले नॉर्मल नैपसैक में, ये यहां काम नहीं कर रहा है, गलत है। मतलब क्या है, ग्रीडी टेक्निक के अकॉर्डिंग हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं 0-1 नैपसैक को। इसके लिए जितना भी पॉसिबिलिटीज है सारे पॉसिबिलिटीज को देखना होगा, सारे पॉसिबिलिटीज को देखना होगा, ठीक है। अब देखो एक स्टेप इसमें आगे आते हैं हम लोग। अब मान लो सारे पॉसिबिलिटीज को कवर करना है, तो एक्चुअली हम लोग करने क्या वाले हैं, सारे पॉसिबिलिटीज को कैसे देखेंगे कि सारा पॉसिबिलिटी मेरा कवर हो जाए। सारा पॉसिबिलिटी कवर होने के लिए हम लोग कैसे देखेंगे इसको, हम लोग सिंपल करेंगे क्या, एक एक करके जितना भी पॉसिबिलिटी केसेस था सब केस को एग्जामिन करेंगे। जितना भी केस बन रहा है यहाँ पर, जितना भी केस बन रहा है सारे केस को, यहाँ फ्रैक्शन नॉट अलाउड है, 0-1 का मतलब इसको भी हटा लेते हैं, समझ गए हो। अब क्या करने वाले हैं कि जितना भी पॉसिबिलिटी बन रहा है सारे पॉसिबिलिटीज को एक एक करके हम एग्जामिन करेंगे।
जहां से ज्यादा प्रॉफिट मिल जाए, जहां से भी ज्यादा प्रॉफिट अगर मिल जाए वही मेरा आंसर होगा। बात समझ गए हो? तो उसके लिए क्या करना होगा, एक एल्गो लिखना होगा। इसके लिए एक एल्गो लिखना होगा जिससे कि सारा पॉसिबिलिटीज मेरा कवर कर जाए। ठीक है, यही काम हम लोग अभी 01 नैपसैक में डायनेमिक के थ्रू करेंगे कि सारे पॉसिबिलिटीज को कवर करना चाहते हैं। और उसमें जो मैक्सिमम आएगा, उसमें जो मैक्सिमम प्रॉफिट देगा उसको हम लोग कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब देखो इसके बाद का चीज, आप प्रोग्राम को लिख कैसे सकते हैं, प्रोग्राम कैसे लिखना है इसमें। तो मान लो इसके प्रोग्राम को हम लिखते हैं। ठीक है, इसके प्रोग्राम को लिखते हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग नैपसैक। क्या है, कुछ कैपेसिटी होगा, कुछ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। कैपेसिटी क्या है, मान लो यहां पर लिखा है, यहां पर कैपेसिटी लिखा है एम कैपेसिटी है। ठीक है, और नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट जो है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स n है। ठीक है, कैपेसिटी मेरा टोटल m है और नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स n है। इसमें क्या क्या होगा, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स में ऑब्जेक्ट 1 होगा, ऑब्जेक्ट 2 होगा, ऑब्जेक्ट 3 होगा, इस तरीके से ही होगा। टोटल n ऑब्जेक्ट्स है, सबका अपना अपना W1 वेट है, W2 वेट है, W3 वेट है, यहां पर Wn वेट है। सबका प्रॉफिट भी होगा ऐसे ही अटैच, P1, P2, P3, Pn, ऐसा ही कुछ प्रॉफिट होगा। अरे यही होगा ना। अब देखो हम लोग करने क्या वाले हैं, कैपेसिटी m है, ऑब्जेक्ट n है ना। आराम से देखना अभी 01 नैपसैक किसके लिए भाई, पहले कैपेसिटी लिखेंगे। कैपेसिटी क्या है, m है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, n है, यही है ना। कैपेसिटी मेरा m है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, n है। अब देखो सबसे पहले चेक क्या करेंगे, चेक करेंगे हम लोग यहां पर चेक क्या करने वाला। अच्छा, इसको थोड़ा लेफ्ट में करते हैं, थोड़ा स्पेस बचेगा, हम लोग स्पेस बचाते हैं यहां पर। डायनेमिक प्रोग्रामिंग नैपसैक क्या है, कैपेसिटी m है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स n है। अब यहां देखिए क्या प्रोग्राम में क्या देखते हैं, स्मॉल प्रॉब्लम है या नहीं। स्मॉल प्रॉब्लम का मीनिंग क्या है, मान लो इफ n इक्वल टू 0, अगर n इक्वल टू 0 है तो अगर ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो सिलेक्ट क्या करेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो सिलेक्ट कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं हम लोग। मतलब क्या हुआ, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो रिटर्न क्या करेंगे हम लोग, 0 कर लेंगे। ऑब्जेक्ट नहीं है तो रिटर्न 0 कर लेंगे, या फिर ऑब्जेक्ट मान लो नहीं है, या फिर एक और पॉसिबिलिटी क्या है, या तो ऑब्जेक्ट नहीं है या फिर m इक्वल टू 0 है। मान लो कैपेसिटी ही 0 है, कैपेसिटी 0 है तब किसको सिलेक्ट करेंगे, किसी को भी नहीं। दो केस है, या तो मेरा नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट 0 है, एक भी ऑब्जेक्ट ही नहीं है, हम बैग लेकर आए हैं, चोरी कर रहा था। अगर चोर आया था किसी घर में चोरी करने के लिए, वो बैग लेकर आया है, कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है, तो क्या चोरी करेगा, कुछ भी नहीं कर सकता है, रिटर्न 0। या फिर वो बैग लेकर ही नहीं आया है, बैग ही नहीं ले, ऑब्जेक्ट है वहां पर लेकिन बैग नहीं है उसके पास, मतलब कैपेसिटी 0 है, तो क्या करेंगे, 0 हो गया पॉसिबिलिटी। ये क्या हो गया मेरा, ये हो गया स्मॉल प्रॉब्लम, ये मेरा स्मॉल प्रॉब्लम हो गया। ठीक, अब इसके आगे आते हैं, मतलब क्या, n का ऑब्जेक्ट भी है, कुछ कैपेसिटी भी है, ऑब्जेक्ट भी है, कुछ कैपेसिटी भी है। अब इसके आगे क्या देखते हैं, इसके आगे क्या देखेंगे, इफ, इसके आगे क्या देखेंगे, इफ wn ग्रेटर देन m। इसका मतलब क्या हुआ, wn क्या है, वेट है, किसका, nth ऑब्जेक्ट का। यहां पर देखो wn क्या है, वेट है, वेट है किसका, nth ऑब्जेक्ट का। nth मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, n का वैल्यू 0 1 2 3 अप टू n हो सकता है। ठीक है,
nth किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट अगर मेरे कैपेसिटी से ज्यादा है, मान लो मेरा m का वैल्यू 10 kg था, ऑब्जेक्ट है 15 kg का, सिलेक्ट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। जहां कहीं भी अगर वेट है जो मेरा कैपेसिटी से ज्यादा हो जाए, सिलेक्ट कर सकते हैं क्या? सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? रिटर्न 01 नैपसैक। यहां डायनेमिक प्रोग्रामिंग को 01 भी लिख सकते हैं हम लोग। डायनेमिक प्रोग्रामिंग जो लिखे हैं यहां पर 01 भी लिखेंगे तब भी समझ लेंगे। 01 कहां होता है? डायनेमिक में ही होता है। 01 को हम सॉल्व कैसे करते हैं? डायनेमिक प्रोग्रामिंग के थ्रू सॉल्व करते हैं। ठीक, तो यहां क्या लिखिए? 01 नैपसैक एमएन, एक कैपेसिटी है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है। स्मॉल प्रॉब्लम देख लिए। उसके बाद अगर वेट मेरा कैपेसिटी से ज्यादा है तो सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं इसका मतलब क्या हुआ? रिटर्न क्या करेंगे? 01 नैपसैक ऑफ m कॉमा n माइनस 1। इसका मतलब क्या हो गया? अब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कम गया है। क्यों कम गया? जिसको सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं उसको बाहर कर लेते हैं पहले। जिस ऑब्जेक्ट का मान लो मेरा कैपेसिटी m है, यहां ऑब्जेक्ट n है, nth ऑब्जेक्ट का अगर वेट wn अगर है, wn ग्रेटर देन मेरा कैपेसिटी रहे तो क्या करेंगे? इस ऑब्जेक्ट को हम सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। जब इस ऑब्जेक्ट को नहीं कर सकते हैं तो बाकी रिमेनिंग में हम देखेंगे 1 से लेकर n-1 तक, मतलब इस ऑब्जेक्ट को डिस्कार्ड कर दिए, छोड़ दिए हम लोग। ठीक, इस ए ऑब्जेक्ट अब मेरे लिए नहीं काम का है, क्योंकि इसको हम जब रख ही नहीं सकते हैं अपने बैग में तो मेरे काम का नहीं है। नहीं रख सकते हैं, प्रॉफिट भी नहीं मिलेगा। हम यहाँ प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं, समझ रहे हो बात को? इसलिए इसका क्या होगा? रिटर्न 01 नैपसैक m n-1। मतलब कि केवल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट को हम कम किए हैं। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट को कम किए, m उतना ही है। क्यों? क्योंकि m में अभी कुछ रखे ही नहीं है। बैग में कुछ रखेंगे तब ना m का कैपेसिटी कम होगा। अभी रखे ही नहीं। क्यों नहीं रखे भाई? यहां पर जो वेट था गिवन ऑब्जेक्ट का मेरे कैपेसिटी से ज्यादा था, नहीं रखना पॉसिबल है, रखना पॉसिबल ही नहीं था। इसलिए हम लोग नहीं रखे थे, nth ऑब्जेक्ट को हटा लेंगे। अब जो बाकी रिमेनिंग ऑब्जेक्ट है उसमें यही काम करेंगे। फिर से वहां चेक करेंगे 01 ऐसे है कि नहीं, फिर यही काम करेंगे। मतलब रिकर्सिव फंक्शन कॉल है। देखो यहां है 01 नैपसैक, फिर सेम को कॉल किए हैं 01 नैपसैक। देखो ये सेम फंक्शन है ना, फंक्शन सेम है, मतलब रिकर्सिव फंक्शन कॉल कर रहे हैं हम लोग। अगर वेट ग्रेटर होगा कि मेरे कैपेसिटी से तब उसको छोड़ देंगे। मान लो ग्रेटर नहीं रहा, मान लो इसका इल्स पार्ट में जब जाएंगे, यहां पर जब इसका इल्स पार्ट में गए, इसका मतलब क्या है कि स्मॉल प्रॉब्लम भी नहीं है। स्मॉल प्रॉब्लम होगा यहां ही सॉल्यूशन होगा। अगर वेट मेरे कैपेसिटी से ज्यादा होगा तब रिटर्न इशू कर लेंगे, उस ऑब्जेक्ट को छोड़ देंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ, मतलब क्या है कि ना तो स्मॉल प्रॉब्लम है, इसके इल्स पार्ट में आने का मीनिंग यही हुआ कि ना तो स्मॉल प्रॉब्लम है और ना ही इसका किसी जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है उसका वेट मेरा कैपेसिटी से ज्यादा है। अगर कैपेसिटी से ज्यादा वेट नहीं है उसको रखेंगे, एक बार देखेंगे, चेक करेंगे क्या उस तरीके से पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद में टोटल प्रॉफिट मेरा मैक्सिमम आएगा या नहीं आएगा, यही देखेंगे ना। दो केस होगा। एक, अगर देखो सबसे पहले समझो, एक देख ली स्मॉल प्रॉब्लम के लिए, एक स्मॉल प्रॉब्लम के लिए हम लोग पहले चेक कर लिए। उसके बाद क्या देखिए, अगर वेट मेरा कैपेसिटी से ज्यादा है, बस एक पॉइंट है, एक पॉइंट समझ लो कम हो जाएगा, एक ही पॉइंट यहां बचा है। ठीक, अगर वेट मेरे कैपेसिटी से ज्यादा है, वेट अगर किसी ऑब्जेक्ट का, उसको सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो बोल रहे हैं कि जब ज्यादा होगा तब नहीं कर सकते हैं ना। मान लो इक्वल हो या छोटा हो, अगर एक केस नहीं है, इफ ऐसा नहीं है, स्मॉल प्रॉब्लम पहले ही नहीं है, फिल्टर हो चुका है पहले। अब जब यहां पर आए हैं इफ में तो ग्रेटर रहेगा तब ये करेंगे। अगर इल्स में आए मतलब ग्रेटर नहीं है, इसका मतलब क्या है कि wn का वैल्यू लेस देन इक्वल टू m है। इल्स पार्ट में हम आए हैं तो इस पार्ट में दो वेरिएशन हो सकता है, दो पॉसिबिलिटी हो सकता है। क्या क्या पॉसिबिलिटी है? एक पॉसिबिलिटी हो सकता है क्या 01 नैपसैक, एक पॉसिबिलिटी क्या मेरा हो सकता है, यहां पर m है ना, m ही लिख दिए n-1।
एक पॉसिबिलिटी मेरा ये हो सकता है क्या कि कैपेसिटी मेरा कैपेसिटी है जो पर्टिकुलर वेट से ज्यादा है। एक इसके लिए यहां पर देखो क्या था, वेट है जो कैपेसिटी से ज्यादा है, तब सीधा बात है सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर वेट मेरे कैपेसिटी से कम या बराबर है तब सिलेक्ट तो कर सकते हैं, तो सिलेक्ट उसको पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट जब कर सकते हैं, पॉसिबल है, अब मेरे पास पॉसिबिलिटी है। लेकिन हो सकता है कि मैक्सिमम प्रॉफिट करने के लिए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन नहीं करना ही बेटर है। दो रास्ता यहां पर है, एक अब सिलेक्ट नहीं करके, एक और क्या है पॉसिबिलिटी, 0 1 नैपसेक ऑफ m माइनस WN n माइनस 1। मतलब क्या हुआ, यहां पर दो पॉसिबिलिटी है, एक हम सिलेक्ट कर लेते हैं, जब सिलेक्ट कर लेते हैं तो क्या बन गया, m माइनस m मेरा कैपेसिटी है जो कम गया। अब कितना कमा है, जितना वेट हम सिलेक्ट किए हैं, और नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितना कमा, वो भी एक कम गया। समझ रहे हो बात को, जब सिलेक्ट हम कर लिए हैं, 0 1 नैपसेक यहां लिखे हैं, m माइनस WN, मतलब nth ऑब्जेक्ट को हम सिलेक्ट कर लिए हैं, तो nth ऑब्जेक्ट का वेट है मेरा कैपेसिटी से माइनस कर लेंगे, कैपेसिटी से माइनस करेंगे हमेशा, उसके बाद nth ऑब्जेक्ट भी नहीं रहा ना, मतलब कि m माइनस WN n माइनस 1। यहां पर एक और भी चीज लिख सकते हैं क्या, कंटिन्यूटी में यहां पर एक और चीज लिख सकते हैं क्या, जब सिलेक्ट किए हैं तो P इक्वल टू P प्लस PN, ये भी लिख सकते हैं। मेरा प्रॉफिट भी इंक्रीज कर गया, इनिशियली प्रॉफिट 0 था, मान लो यहां हम डिक्लेयर कर लेते हैं पहले ही, यहां पर P इक्वल टू 0, इनिशियली हम P इक्वल टू 0 लेकर चल रहे हैं। इनिशियली हम प्रॉफिट मेरा 0 है, P मतलब क्या है, प्रॉफिट है, प्रॉफिट मेरा इनिशियली 0 है, इनिशियली P इक्वल टू 0 है, एक M है, एक N है, इसको हम डिक्लेयर मान लो पहले ही कर लेते हैं, ठीक है, इसको हम डिक्लेयर पहले ही कर लेते हैं। कैपेसिटी मेरा M है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट N है, प्रॉफिट मेरा 0 है। लेकिन जब यहां पर सिलेक्ट करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट को, तब मेरा कैपेसिटी में से उसका वेट को कम करना होगा, जो रिमेनिंग कैपेसिटी फाइंड करेंगे, ये क्या बन जाएगा, यह मेरा रिमेनिंग कैपेसिटी, यह है रिमेनिंग ऑब्जेक्ट, यहां क्या है, प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट अब तक के लिए। पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद यहां नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कम गया है, यहां कैपेसिटी भी मेरा कम गया है, और प्रॉफिट इंक्रीज हो गया। एक केस हो सकता है जब सिलेक्ट करेंगे तब, नहीं भी कर सकते हैं हम, मान लो नहीं करने के बावजूद ही अच्छा आ रहा है, टोटल प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा हो। जैसे अभी ऑब्जेक्ट 2 को सिलेक्ट किए थे तो प्रॉफिट हम लोग कितना मिला था, 100 मिला था, प्रॉफिट 100 मिला था। ऑब्जेक्ट 2 वाले का प्रॉफिट अभी जस्ट जो पहले क्वेश्चन किए थे उसमें जब ऑब्जेक्ट 2 को हम 3 पोजीशन है, जब ऑब्जेक्ट 2 को हम 1 किए थे, बाकी दोनों 0 था, इस केस में प्रॉफिट कितना मिला था, 100 मिला था। एक और केस ऐसा बना था कि फर्स्ट वाले को सिलेक्ट करते हैं, इसको नहीं करते हैं, तब प्रॉफिट कितना था, 200 है। तो मान लो इसको सिलेक्ट किए थे, तब एक पॉसिबिलिटी है, प्रॉफिट तो मिल रहा है, प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, 0 से 100 प्रॉफिट हुआ है। लेकिन इसको नहीं करते हैं, तब अगर इसको हम नहीं सिलेक्ट करते हैं, तब भी एक केस ऐसा है ना, इससे ज्यादा पॉसिबिलिटी हो गया प्रॉफिट का, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है ना, दोनों ही केस को ना देखना है हमको, एक तो इसको सिलेक्ट करते हैं, एक इसको नहीं सिलेक्ट करते हैं। सेम वही चीज है, जब सिलेक्ट नहीं करेंगे क्या हो जाएगा, कैपेसिटी मेरा उतना ही रिमेनिंग रह जाएगा, कैपेसिटी मेरा वही रह जाएगा जो पहले था, लेकिन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कम जाएगा, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कम जाएगा, बस वही काम किए हैं। यहां पर क्या बोल सकते हैं हम, यहां पर C इक्वल टू मैक्स ऑफ, इस दोनों से सिलेक्ट नहीं करके और सिलेक्ट करके, दोनों ही रास्ते में, दोनों केस में, मतलब क्या, इसको सिलेक्ट करके भी हम देखेंगे, इस केस को भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, और इसको नहीं सिलेक्ट करके इस केस को भी ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब इस दोनों से जो प्रॉफिट मिला है, इसका मैक्सिमम वैल्यू जो होगा, इस दोनों का जो मैक्सिमम वैल्यू, दोनों केस को देखो, इसको सिलेक्ट किए हैं तब का भी, इसको सिलेक्ट नहीं किए हैं तब का भी, ये दोनों केस के लिए जो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा उसको हम लोग क्या करेंगे,
मैक्सिमम प्रॉफिट को सी में स्टोर करेंगे, मैक्सिमम प्रॉफिट को सी में स्टोर कर रहे हैं। ठीक, उसके बाद हम क्या किए, उसके बाद जब सी में स्टोर हो गया मैक्सिमम प्रॉफिट, तो क्या करेंगे, रिटर्न सी, बस हो गया कंप्लीट, रिटर्न सी कर लिए, रिटर्न सी कर लिए, मतलब सी में स्टोर हो गया है मैक्सिमम प्रॉफिट, उसको रिटर्न कर लिए हम लोग सी में, इसको रिटर्न कर लिए, मेरा आउटपुट आ गया मैक्सिमम प्रॉफिट। अब बोलोगे क्या, सोचोगे ऐसा, कुछ लोग के दिमाग में चल रहा होगा, अच्छा एक ऑब्जेक्ट के लिए ही केवल किए हैं, एक ही ऑब्जेक्ट के लिए केवल किए हैं, nth ऑब्जेक्ट के लिए, बाकी सब ऑब्जेक्ट कहां गया? अरे रिकर्सिव कॉल है, रिकर्सिव कॉल है। यहां पर हम फंक्शन कॉल किए हैं, एम एन कॉल किए हैं, यहां से मान लो एक फंक्शन कॉल हुआ एम एन माइनस वन, तो एम एन माइनस वन फिर से पूरा प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करेगा ना, रिकर्सन यही तो होता है। हम वन टाइम ही करते हैं रिकर्सन में, वन टाइम करेंगे वो अपने आप रिपीट करते जाएगा। मान लो इसको सिलेक्ट भी किए हैं, सिलेक्ट करने के बाद में उसके बाद में बाकी सब ऑब्जेक्ट जो आया है n माइनस वन, फिर से n माइनस वन के लिए फिर से इंप्लीमेंटेशन तो हो ही रहा है, फिर से इंप्लीमेंटेशन तो हो ही रहा है। रिकर्सिव कॉल है, बार बार करेगा। nth ऑब्जेक्ट के लिए जो दोनों केस देखे हैं, फिर n माइनस वन ऑब्जेक्ट जब दोनों केस में होगा, इसके लिए n माइनस वन जब होगा, सिलेक्ट करने के बाद भी फिर से दोनों केस देखेगा, n माइनस टूथ एलिमेंट के लिए देखेगा, फिर यहां भी n माइनस टूथ के लिए देखेगा, सिलेक्ट करना है या नहीं करना है, सारे पॉसिबिलिटी को कवर कर रहा है। समझ रहे हो बात को? यही मेरा, इससे क्या होगा, ऑप्टिमाइज होगा, मतलब प्रॉफिट मैक्सिमम लेंगे हम लोग। मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए दोनों केस को ऑब्जर्व करना है। अब इसको अगर ट्री के फॉर्मेट में बनाते हैं तो कैसा दिखेगा? अगर इसको हम ट्री के फॉर्मेट में बनाते हैं तो ये कुछ कैसा दिखेगा, देखो एक बार। अगर ट्री के फॉर्मेट में हम बनाते हैं तो कैसा दिखेगा? अब इसके लिए क्या करना होगा, कुछ ऑब्जेक्ट हम लेते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट लेंगे और उसका वेट भी गिवन होना चाहिए। ठीक, एक क्वेश्चन हम यहाँ लेते हैं, यहाँ पर स्पेस खाली है, इसमें हम कुछ ऑब्जेक्ट लेंगे और उससे रिलेटेड वेट होगा। ठीक, यहां पर ऑब्जेक्ट 1 है, ऑब्जेक्ट 2 है, ऑब्जेक्ट 3 है, ऑब्जेक्ट 4 है। ठीक है, ऑब्जेक्ट 1 का मान लो यहां पर देखो इस तरीके से है कुछ, यहां ऑब्जेक्ट है, यहां पर इसका वेट है, मान लो यहां पर इसका प्रॉफिट भी है। ठीक, एक और भी है स्पेस, ऐसा कुछ टेबल क्वेश्चन में ही गिवन होगा। क्वेश्चन में क्या रहता है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वेट और प्रॉफिट, यही तीन चीज होता है। मान लो यही मेरा क्वेश्चन है, ऐसा कुछ है, ऑब्जेक्ट 4 तक है। मान लो ऑब्जेक्ट 1 का, मान लो इनिशियल कैपेसिटी मेरा जो है m इक्वल टू 12 मान लो गिवन है, m इक्वल टू 12 गिवन है। यहां पर मान लो ऑब्जेक्ट 1 का वेट है 6, 2 का वेट है 3, इसका वेट है 5, ऑब्जेक्ट 4 का वेट है 7, ऐसा कुछ वेट है, ऐसा कुछ वेट है मान लो। ठीक, प्रॉफिट भी अटैच्ड होगा। प्रॉफिट मान लो इसका प्रॉफिट है 100, इसका प्रॉफिट 150, इसका प्रॉफिट है 70, इसका प्रॉफिट है 130, ऐसा कुछ प्रॉफिट अटैच्ड है। ये क्या है, प्रॉफिट है, पीयर प्रॉफिट। यहां वेट है, यहां ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यहां m इक्वल टू मेरा क्या है, ये मेरा इनिशियल कैपेसिटी है। ये क्या है, इनिशियल कैपेसिटी है। टोटल कैपेसिटी मेरा m इक्वल टू 12 है, यही क्वेश्चन गिवन है। ठीक, यहां पर n का वैल्यू क्या हो गया, n कितना वैल्यू हो गया, देखो जितना ऑब्जेक्ट है n का वैल्यू क्या हो गया, यहां n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, मतलब n का वैल्यू 4 है, यही है ना। देखो ब्लू से जो लिखा है प्रोग्राम है। ठीक, यहां पर एक क्वेश्चन एक है, एक क्वेश्चन गिवन है, यहां स्पेस मेरा था, हम इतना स्पेस को यूज करके एक क्वेश्चन हम लोग लिख लिए। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग एक ट्री बनाना चाहते हैं। क्या बनाएंगे भाई, इनिशियली वेट कितना है, कैपेसिटी मेरा 12 है, इनिशियली कैपेसिटी 12 है, n इक्वल टू क्या है, 4 है, 4 ऑब्जेक्ट है ये। ठीक, मतलब क्या, यहां पर अगर लिखेंगे 0 1 एब्स्ट्रैक्ट है ना, तो यहां पर मान लो लिखते हैं, हम एक प्रोग्राम बनाते हैं यहां पर, क्या 0 1 केस किसके लिए, पहले क्या रखेंगे, पहले एम रखेंगे, पहले मेरा कैपेसिटी है, कैपेसिटी क्या है
12 है, और नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, एन क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, टोटल 4 है। यहां पर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हम 4 लिए हैं, ऑब्जेक्ट कितना भी हो सकता है, कैपेसिटी कुछ भी हो सकता है। हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम ट्री ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। यहां देखो क्या केस होगा, यहां पर मान लो 2 केस होगा। अगर स्मॉल प्रॉब्लम नहीं है, नीचे जाएंगे, 2 केस होगा। देखो 2 केस यहां पर है, ये भी एक केस है, एक ये भी केस है। पहला केस में क्या है, हम लोग सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, पहला वाला केस में सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक। तो मान लो सिलेक्ट नहीं करते हैं, तो नहीं करेंगे तो क्या होगा, कैपेसिटी मेरा उतना ही रह जाएगा ना। तो केवल 0 1 केस तो सब जगह रहेगा ही, हम केवल ये लिख रहे हैं, एम और एन का वैल्यू लिखना चाह रहे हैं, ठीक। एम का वैल्यू कितना होगा, कैपेसिटी कितना होगा, अगर सिलेक्ट नहीं करेंगे तो इस केस में एम का वैल्यू क्या होगा। सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं तो जो पहले एम है वही एम रह जाएगा बाद में भी। इसका मतलब क्या हुआ, कैपेसिटी मेरा अभी भी 12 ही रह गया है, और नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट n-1 हो गया, मतलब कि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट अब बन गया है 3। ऐसा कुछ हो गया, इसके आगे लिख लेंगे 0 1 केस, ठीक, लिख लिए। राइट में क्या होगा, राइट में हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं। एक और क्या है केस, हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को। जब सिलेक्ट कर रहे हैं, मान लो 4th ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसका वेट कम करेंगे, इसका वेट कम करना होगा। वेट कहां से कम करेंगे, कैपेसिटी से कम करेंगे। कैपेसिटी से कम करेंगे, कैपेसिटी कितना है 12 है मान लो, तो क्या करेंगे कैपेसिटी से 12 - 7। ये क्या है, सिलेक्शन का प्रोसेस है। एक को हम कंसीडर कर रहे हैं, फर्स्ट वाले को सिलेक्ट मान लो कर ले रहे हैं, ये लास्ट से हम जा रहे हैं, राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, एक को हम सिलेक्ट कर लिए। उस केस में क्या होगा, यहां कैपेसिटी मेरा 12 है, इसका है वेट है 7 है, 12 - 7, रिमेनिंग कितना बचा, 5 बच गया, मतलब कि 5। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितना बचा है, एक को सिलेक्ट कर लिए हैं तो बाकी कितना बचा, 4 - 1, टोटल 4 है। एक सिलेक्ट कर लिए तो बाकी बच गया जो 3 बच गया, मतलब कि 5, 3 ऐसा कुछ बन गया। अब इसके बाद यहां भी अब 2 केस होगा ना, यहां पर भी 2 केस है ना। यहां पर 2 केस में क्या होगा, पहले में क्या है, सिलेक्ट नहीं करना, पहले में क्या है, सिलेक्ट नहीं करना है। नहीं करेंगे तो क्या होगा, कैपेसिटी मेरा 12 ही रह जाएगा, मतलब कि 12 कॉमा नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कमेगा, यहां 3 है, n-1 फिर से होगा। अब इसके लिए तो n3 है ना, तो एक और कम करेंगे। समझ रहे हो, आराम से इसको देखो, इस ट्री को आराम से देखो, पूरा समझ में आएगा, कंप्लीट समझ में आएगा। बस पेशेंस रखो, 10 मिनट टाइम दो, केवल 10 मिनट का ही ये है। उसके बाद हम इसका एनालिसिस करेंगे, टाइम उसमें लगता है, मेन कंसेप्ट 10 मिनट में ही रहेगा, ठीक है। अब समझो बात को, यहां कैपेसिटी मेरा वही रह जाएगा, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट 3 यहां पर है, नंबर ऑफ कैपेसिटी वही रह जाता है पहले केस में, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कम जाता है। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट यहां कितना होगा, 3 है, तो यहां बन गया 2। एक और केस हो क्या हो सकता है कि थर्ड वाले ऑब्जेक्ट को हम सिलेक्ट कर ले। यहां पर थर्ड वाले ऑब्जेक्ट को, यहां कैपेसिटी 12 है, और थर्ड वाले ऑब्जेक्ट को 1 2 3 3 ऑब्जेक्ट है, फोर्थ वाले को हम नहीं लिए थे पहले ही। देखो यहां से फोर्थ वाले को नहीं सिलेक्ट किए तभी ये मेरा आया था, फोर्थ को नहीं सिलेक्ट किए हैं तभी मेरा ये आया, ठीक। अब थर्ड वाले को हम सिलेक्ट करते हैं। थर्ड वाले को सिलेक्ट कैसे करेंगे, थर्ड का वेट कितना है, थर्ड का वेट है 5, थर्ड का वेट है 5। मेरा कैपेसिटी अभी यहां पर कितना है, 12 है, तो 12 - 5 कितना हो गया, 7, कॉमा यहां पर एक को सिलेक्ट किए हैं, थर्ड वाले को। थर्ड वाले को जब हम सिलेक्ट कर लेंगे तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट भी तो यहां कमेगा ना, n-1 हो रहा है ना, n-1 हो रहा है ना, मतलब क्या, यहां पर 3 है तो यहां बन गया 2, 7,2। अब यहां पर भी 2 केस बनेगा, यहां पर 2 केस बनेगा। यहां क्या है, थर्ड वाले को हम सिलेक्ट करते हैं या नहीं, तो पहले नहीं करेंगे। फर्स्ट केस में क्या है, नहीं करते हैं, मतलब क्या है, यहां कैपेसिटी मेरा 5 ही रह गया, और नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है जो घटकर 2 हो गया। एक और केस क्या है, एक और केस है जिसमें हम सिलेक्ट कर लेंगे थर्ड वाले को, तो क्या होगा, यहाँ कैपेसिटी 5 है, थर्ड वाले का वेट कितना है, 5 है, थर्ड वाले का वेट 5 है, मतलब 5 - 5। थर्ड को सिलेक्ट करने के बाद में कैपेसिटी मेरा 0 होने वाला है, मतलब 0, कॉमा यहां पर क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट भी कम जाएगा, थर्ड वाले को सिलेक्ट कर लिए, मतलब कि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट अब बन गया 2। यहां पर 0 1 नैपसैक सब में लिख लेंगे, फंक्शन कॉल सेम ही है, हम केवल इस पार्ट को यहां लिख रहे हैं, स्पेस कम है इसलिए इस पार्ट को लिख रहे हैं। सारा फंक्शन कॉल ऐसे ही है, 0 1 नैपसैक। यहां भी क्या है, 0 1 नैपसैक, सब में है, 0 1 नैपसैक सब में है, ठीक। अब देखो इसके बाद में, अब यहां पर फिर से हम आते हैं, यहां पर क्या करना है, 12 है कैपेसिटी मेरा, जो इनिशियल था वही है, और नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट 2 है।
नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 2 है। अब यहां देखेंगे फर्स्ट केस में जाएंगे, फर्स्ट केस में क्या है m, n-1, मतलब कि सिलेक्ट नहीं करना है। जब नहीं करेंगे सिलेक्ट हम लोग, उस केस में सिलेक्शन नहीं जब होता है तब क्या रहता है, कैपेसिटी उतना ही रह जाएगा, मतलब कैपेसिटी 12 ही रह जाएगा, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट एक कम जाएगा, देखो n-1 हो जाएगा, जो भी अभी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है वो कमने वाला है। यहाँ 2 है, मतलब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर 1 हो गया। सेम इसके नीचे भी अगर जाएंगे हम तो यहाँ 12 रह जाएगा, यहाँ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट 0 बन गया। यहाँ पर इस यहाँ के राइट वाले केस में क्या सिलेक्शन हो रहा है, मतलब यहाँ 12 है, सेकेंड वाले को सिलेक्ट जब करेंगे, सेकेंड वाले का वेट कितना है 3 है, यहाँ कैपेसिटी मेरा 12 है, तो 12 माइनस 3 करेंगे इसका वेट, मतलब कितना हो गया 9 कॉमा एक ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन हुआ है कब, सेकेंड वाले का हुआ, सेकेंड वाले का हुआ। अब ऑब्जेक्ट कितना बचा है 2 - 1, मतलब कि यहाँ 1 आ गया, ऐसा कुछ। यहां पर भी सेम ऐसे ही होगा, 7,2 है, जब 7,2 है तो 7 में एक सिलेक्शन करेंगे, किसका, सेकंड वाले ऑब्जेक्ट का। सेकंड का वेट कितना है, सेकंड वाले का वेट कितना है 3 है, तो 3 है, 7 - 3 जब हम करेंगे तो कितना बचेगा 4 कॉमा नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट 1 होगा, 2 से 1 हो जाएगा। यहां भी सेम ऐसे ही कर सकते हैं। अब सेकंड वाले पर आ गए, सेकंड वाले का वेट कितना है 3 है, कैपेसिटी कितना है 5 है, 5 - 3 कितना बन गया 2 कॉमा नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट 2 था, अब एक कम गया, मतलब कि 2,1 हो गया। इसका भी एक केस ऐसे बनेगा, यहां पर भी इसके लिए भी एक केस ऐसा बनेगा। अच्छा पहला केस जो है, पहला केस है क्या, सिलेक्शन नहीं कर रहे हैं ना, तो यही मेरा 4,1 है, मान लो सेकेंड केस है, और फर्स्ट केस क्या है इसका फर्स्ट केस मेरा क्या है, फर्स्ट केस में क्या सिलेक्शन नहीं करना है ना, मतलब कि 7,1 बन जाएगा, और सेकंड केस 4, इतना बन गया। ये 2,1 है, 2,1 यहाँ का है, जब सिलेक्शन कर रहे हैं यहाँ पर तो सिलेक्शन नहीं करना है ना, फर्स्ट वाले केस में नहीं करना है ना, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 5,1, केवल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट को हम कम कर रहे हैं। फर्स्ट वाले केस में सिलेक्शन नहीं कर रहे हैं, सेकंड वाले केस में सिलेक्ट करके हम देख रहे हैं, ठीक। ये ऐसे ही नीचे जाएगा, सबको एक्सपेंड करेंगे, इसका क्या वैल्यू होगा, इसको सिलेक्ट करना, सिलेक्ट कैसे कर रहे हैं, फर्स्ट वाले को, फर्स्ट ऑब्जेक्ट यहाँ, इसका वेट कितना है 6 है, मेरा कैपेसिटी कितना है 12 है, मतलब कि 12 - 6 कितना हो गया 6,0, ऐसा कुछ आ गया। इसको भी ऐसे ही एक्सपेंड करेंगे, एक केस होगा, सिलेक्ट करेंगे फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट को, फर्स्ट का कितना वेट है 6 है, मतलब क्या हुआ 9 - 6, 3 बच गया, ऑब्जेक्ट 0 हो गया। इसका एक सेकेंड केस होगा, अच्छा सेकेंड केस इसका यही है 3,0। फर्स्ट केस में क्या है, सिलेक्शन नहीं करेंगे, मतलब क्या 9,0, फर्स्ट वाले केस में सिलेक्शन नहीं कर रहे हैं, सेकेंड वाले में हम कर रहे हैं। तो नहीं कर रहे हैं या कर रहे हैं, फिर भी एक चीज ऑब्जर्व करो, यहाँ पर एक चीज ऑब्जर्व करो, स्टार्टिंग से ही अगर देखते हैं इस केस में, जब एक फोर्थ ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन नहीं किए हैं तभी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कमा है ना, देखो कैपेसिटी 12 रह गया, सिलेक्शन नहीं किए हैं, कैपेसिटी मेरा जो यहाँ गिवन है 12 वही रह गया, लेकिन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट 4 है जो 3 बन गया है। फिर उसके आगे आएंगे, सिलेक्शन नहीं भी करेंगे तभी देखो यहाँ 3 से 2 हो गया है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, फिर 2 से 1 हो गया है, फिर 1 से 0 हो गया है। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा ही कमेगा, क्यों कम रहा है, देखो एक चीज यहाँ पर देखो, ये सिलेक्शन नहीं करने का है, यहाँ पर भी तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कम रहा है ना, और सिलेक्शन करते हैं तब भी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कमता है। या तो सिलेक्ट करो या नहीं करो, कोई ना कोई एक डिसीजन तो हो गया, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कमेगा ही कमेगा। समझ लो क्यों कम रहा है, क्योंकि एक पर्टिकुलर n-1 इसलिए कहीं nth ऑब्जेक्ट पर डिसीजन हम कर लिए हैं। अगर नहीं सिलेक्ट करते हैं तो अब उसको नहीं देखेंगे, अगर सिलेक्ट कर लिए तब भी उसको नहीं देखेंगे। समझ रहे हो बात को, दोनों ही केस में नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कम रहा है। मतलब कि अगर हम बोलते हैं कि इसका नंबर ऑफ लेवल्स कितना हो गया, तो ये नंबर ऑफ लेवल्स कितना हो जाएगा, अगर ऐसे देखते हैं तो नंबर ऑफ लेवल्स कितना होगा, नंबर ऑफ लेवल कितना हो गया, देखो यहाँ पर 4, 3, 2, 1, 0, यहाँ तो इंड होना है क्योंकि n का वैल्यू 0 आ गया है, देखो n का वैल्यू 0 आ गया, रिटर्न 0 हो जाएगा, यहाँ से 0 रिटर्न हो जाएगा वैल्यू, यहाँ से वैल्यू 0 रिटर्न हो जाएगा, उसके बाद में रिटर्न होते रहेगा वैल्यू, फंक्शन कॉल रिटर्न होगा ऐसे ही। तो नंबर ऑफ लेवल कितना हो गया,
नंबर ऑफ लेवल, अगर n ऑब्जेक्ट है तो नंबर ऑफ लेवल n हो जाएगा इसका। सारे केस में देखो, यहां पर भी 4 है, 3 है, 2 है, सब केस में यहां पहले कैपेसिटी खत्म हो गया, कम गया, कैपेसिटी पहले खत्म हो गया, कम गया। मतलब क्या कि राइट साइड में हो सकता है एक पॉसिबिलिटी कि कुछ ऐसा एरिया रहे जहां पर कोई फंक्शन कॉल नहीं हो रहा हो, लेकिन मैक्सिमम लेवल के लिए अगर लेफ्ट मोस्ट देखेंगे जहां पर सिलेक्शन नहीं हो रहा था, इस केस में नंबर ऑफ लेवल क्या है, n है। मान लो इस साइड में थोड़ा कम रहे नंबर ऑफ लेवल थोड़ा कम जाए, रफली देखेंगे बस इतना ही स्पेस खाली रह रहा है ना, इतना ही स्पेस खाली रह रहा है ना। अगर इसको अपर बाउंड में देखेंगे तो हम क्या बोल सकते हैं कि n लेवल है, इसको अपर बाउंड में लिखते हैं, क्या बोल सकते हैं, n लेवल कंप्लीट बाइनरी ट्री, n लेवल कंप्लीट बाइनरी ट्री लिख सकते हैं ना। तो n लेवल कंप्लीट बाइनरी ट्री में नंबर ऑफ नोड्स कितना होता है, कितना नोड्स होता है, अगर n लेवल का है तो नंबर ऑफ नोड्स कैसे लिखते हैं, 2 पावर n माइनस 1, 2 पावर n माइनस 1 हो गया ना। नंबर ऑफ नोड्स अगर लिखेंगे, n लेवल कंप्लीट बाइनरी ट्री ये बन रहा है अपर बाउंड लेने पर, ठीक। मान लो यहाँ पर कुछ फंक्शन कॉल नहीं है, क्यों नहीं है, देखो पहले यहाँ पर कैपेसिटी 0 हो गया, अब ये नीचे नहीं जा सकता है, जहां कैपेसिटी 0 हो जाए नीचे नहीं जा सकता है, मतलब कुछ यहाँ पर वैकेंट है जगह प्लेस, यहाँ तो सही है, सबसे नीचे तक आया है। लेफ्ट जो है जहां पर सिलेक्शन नहीं कर रहे थे हम लोग, जब सिलेक्ट नहीं कर रहे थे तब तो यहाँ पर नंबर ऑफ लेवल n आया है। मान लो यहाँ कुछ खाली जगह रह गया तो अपर बाउंड में ले सकते हैं, तो अपर बाउंड में जब हम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पावर n माइनस 1 क्या हो गया, इतना क्या हो गया, इतना टोटल नोड्स हो गया, इतना नोड्स हो गया। नोड्स का मतलब क्या है, जो भी नोड है सब क्या है, सब क्या बता, जैसे ये एक पर्टिकुलर नोड को हम देखते हैं, ये क्या है, 0 1 नैपसैक ऑफ 4,1, एक फंक्शन कॉल है ना। कहीं भी देखो ये भी एक फंक्शन कॉल है, ये भी एक फंक्शन कॉल है, ये भी एक फंक्शन कॉल है, सबके सब एक फंक्शन कॉल है। जितना भी नोड है यहाँ पर, जैसे यही पार्टिकुलर लेते हैं, ये क्या है मेरा, एक्चुअली ये है 0 1 नैपसैक 12,1, सारा फंक्शन कॉल ही है। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कॉल्स क्या होगा, जितना टोटल नंबर ऑफ नोड्स होगा, मतलब कि इसको हम लोग 2 पावर n माइनस n लेवल अगर कंप्लीट बाइनरी ट्री लेते हैं अपर बाउंड में, तो 2 पावर n माइनस 1 नंबर ऑफ नोड्स आएगा। इसको हम लोग फंक्शन कॉल भी टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कॉल भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। तो जो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कॉल 2 पावर n माइनस 1 है, एक फंक्शन कॉल के लिए मान लेते हैं ये कांस्टेंट टाइम लगता है, बिग O 1 टाइम लगता है, एक फंक्शन कॉल के लिए टाइम कांस्टेंट लग रहा है, ठीक। तो टोटल फंक्शन कॉल क्यों कांस्टेंट लग रहा है, मान लो लास्ट का कोई फंक्शन कॉल है, यहां से एलिमिनेट हो रहा है, कांस्टेंट टाइम लगने वाला है। एट लास्ट एलिमिनेट तो यहां से ही होना है ना, जैसे भी इंड करेगा, जहां पर जाकर इंड करने वाला है, एलिमिनेट तो यहां से ही होना है, मतलब कांस्टेंट टाइम लगना है, ठीक है। तो कांस्टेंट टाइम जब लग रहा है तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा, टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात करते हैं तो कितना हो जाएगा, जितना टाइम 2 पावर n माइनस 1, मतलब 2 पावर n फंक्शन कॉल एग्जीक्यूशन में लग रहा है, एक फंक्शन कॉल का अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गया, 2 पावर n रफली लेते हैं तो 2 पावर n इनटू बिग O 1, एक का टाइम, 2 पावर n टोटल फंक्शन कॉल हो गया, 2 पावर n माइनस 1 है, एक को मान लो प्लस माइनस करते हैं, ऐसे भी यहाँ पर एक्स्ट्रा हम अपर बाउंड लेकर ही चल रहे हैं, तो 2 पावर n इंटू एक फंक्शन कॉल का टाइम कितना हो गया, बिग O 1, मतलब क्या कि बिग O ऑफ 2 पावर n, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो गया, बिग O ऑफ 2 पावर n। इस तरीके से अगर हम करते हैं तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगा बिग O ऑफ 2 पावर n। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या लगेगा, इसको देखो, इसको अच्छे से हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। अब यहां पर लिखते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना लगेगा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना लग रहा है, यहां पर ऑब्जेक्ट गिवन है, अगर इनपुट है n ऑब्जेक्ट से है, n ऑब्जेक्ट से है, तो मान लो इनपुट के लिए इनपुट है प्लस में स्टैक एक होगा, एक स्टैक होगा, क्यों, रिकर्सिव फंक्शन कॉल है, सारे लेवल के लिए 1 यूनिट ऑफ स्टैक तो चाहिए ही चाहिए। नंबर ऑफ लेवल्स कितना है, n लेवल्स है, मतलब कि स्टैक का साइज कितना होने वाला है, यहाँ पर n लेवल अगर है कोई बाइनरी ट्री, स्टैक कितना लगेगा साइज, n साइज का लगना है, मतलब कि स्टैक का साइज भी n आ गया। इनपुट कितना है, n ऑब्जेक्ट्स है,
n ऑब्जेक्ट्स है, मान लो n है क्योंकि ये एरे के फॉर्म में है ना, स्ट्रक्चर एरे है ना, एक एरे है ना, देखो यहाँ पर एक ब्लॉक है, यहाँ सब एक ब्लॉक है, एक एरे जैसा बिहेव कर रहा है ना। बोलोगे मल्टीपल एंट्री फिर कैसे हो सकता है एक ब्लॉक में? हो सकता है स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम फॉर्म किए हैं, एरे ऐसा हो सकता है, स्ट्रक्चर एरे में ऐसा हम मेमोरी एलोकेशन कर सकते हैं सिस्टम में, ठीक है। मतलब क्या, एरे इस तरीके से, अरे मान लो एक ही ब्लॉक होता, कम मेमोरी का एक ब्लॉक रहता है एरे का, यहाँ पर एक ही एरे है तो ज्यादा बड़ा मेमोरी लिए, उसमें हम इंटरनली ऐसे पार्टीशन कर लिए, तो ये मेरा टोटल क्या बन गया, ये टोटल एक ब्लॉक है, ये नेक्स्ट ब्लॉक है एरे का, ये उसके बाद का ब्लॉक है, ये उसके बाद का ब्लॉक है, ऐसा ही बन जाएगा ना। नंबर ऑफ ब्लॉक से थोड़ा बड़ा साइज लिए हैं, पहले छोटा ले रहे थे, अरे थोड़ा बड़ा ले लिए हैं, बस वही काम कर रहे हैं। मतलब क्या, इनपुट के लिए भी कितना लगेगा, n लगेगा। अगर टोटल देखते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की, अगर हम बात कर लेते हैं, टोटल क्या हो गया, बिग ऑफ n हो गया, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग ऑफ n हो गया। मतलब क्या, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर इस तरीके से हम करते हैं इम्प्लीमेंटेशन, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, 2 पावर n होगा, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, बिग O n होगा। ठीक, इस तरीके से करते हैं तब। अब देखो यहां पर 2 पावर n नोट्स आया है ना, 2 पावर n फंक्शन कॉल आया है ना, 2 पावर n फंक्शन कॉल आया है ना। अब एक और चीज ऑब्जर्व करो यहां पर, जैसे 2 पावर n तो फंक्शन कॉल है, लेकिन रियल में कितना डिस्टिंक्ट फंक्शन कॉल है। क्योंकि डायनेमिक प्रोग्रामिंग में हम लोग डिस्टिंक्ट फंक्शन कॉल को केवल कैलकुलेट करते हैं, उसके वैल्यू को स्टोर करेंगे टेबल में, फिर उसको रीयूज करेंगे। सेम फंक्शन कॉल अगर बार बार आ रहा है, एक से ज्यादा टाइम अगर कोई भी फंक्शन कॉल रिपीट हो रहा है, रिपीटेशन को हम सॉल्व बार बार नहीं करते हैं। डायनेमिक अप्रोच ही है। डायनेमिक प्रोग्रामिंग में हम लोग क्या कर रहे थे, डायनेमिक प्रोग्रामिंग में हम लोग एक्चुअली कर क्या रहे थे, डायनेमिक प्रोग्रामिंग में क्या कर रहे थे, डिस्टिंक्ट फंक्शन कॉल। डायनेमिक प्रोग्रामिंग में डिस्टिंक्ट फंक्शन को केवल हम कैलकुलेट कर रहे थे, यही कर रहे थे ना। तो डिस्टिंक्ट फंक्शन कितना है इसमें, ये हम देखेंगे। तो मान लो यहां पर हम इसको हटाते हैं, क्वेश्चन समझ गए हो, यहां पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन को हम हटाते हैं, यहां पर डिस्टिंक्ट फंक्शन कॉल लिखना चाहते हैं, ठीक है। आप देखो डिस्टिंक्ट फंक्शन कॉल जब यहां लिखेंगे तो किस तरीके से आएगा, बहुत ही आसान है, बस वन टाइम देखो इसको और समझ जाओगे, इसमें कुछ है ही नहीं, पढ़ा हुआ चीज है पहले से, नैपसेक पहले से पढ़ा हुआ भी था। यहां पर देखो डिस्टिंक्ट फंक्शन कॉल के बारे में हम लिखना चाहते हैं। तो फंक्शन कॉल बना कैसे है, सबसे पहले हम इस पर आते हैं। सबसे पहले हम इस पर आते हैं कि जो फंक्शन कॉल है कैसे बना था, फंक्शन कॉल कैसे बना था बताओ। फंक्शन कॉल में क्या क्या था, फंक्शन कॉल के 0 1 नैपसेक m, n, एक कैपेसिटी के बारे में बात कर रहे थे, एक नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट या फिर नंबर ऑफ इनपुट जो बोल रहे हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। एक टोटल कैपेसिटी मेरा था। तो मान लो कैपेसिटी मेरा m है और n ऑब्जेक्ट है, इस दोनों से ही मिलकर फंक्शन कॉल बना है ना। कोई भी फंक्शन कॉल देखो, कहीं भी देखो फंक्शन कॉल क्या है, एक यहाँ पर कैपेसिटी है, एक रिमेनिंग नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है, कहीं भी देख लो कोई भी फंक्शन कॉल देखो, दो ही नंबर है, दो नंबर से मिलकर बना है, दो नंबर से मिलकर बना है फंक्शन कॉल, ठीक। तो दो नंबर कौन कौन है, एक कैपेसिटी है पहला जो है, और सेकेंड क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट बता रहा है उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, ठीक। तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, मान लो n है, फिर एक को सिलेक्ट करें या सिलेक्ट नहीं करें, दोनों ही केस में क्या बनता है, n-1 होगा, फिर n-2 होगा, फिर n-3 होगा, ऐसे कहां तक जाएगा, ऐसे कहां तक जाएगा, 0 तक जाएगा। इस तरीके से 0 तक जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि 0 में फंक्शन एलिमिनेट होने जा रहा है। n का वैल्यू जैसे ही 0 अप्रोच करेगा, रिटर्न 0 हो जाएगा। n का वैल्यू जैसे ही 0 को अप्रोच किया था, ये खत्म हो गया था, फंक्शन टर्मिनेट कर गया था। फंक्शन टर्मिनेट कब करेगा, जब n का वैल्यू कमते कमते 0 तक आ जाए। टोटल कितना वैल्यू है, 0 से लेकर n तक कितना वैल्यू है, n+1, यही नंबर ऑफ वेरिएशन हो सकता है ना n में कितना वेरिएशन पॉसिबल है। ऑब्जेक्ट को पार्शियल तो लेना नहीं है, यहाँ पर 0 1 नैपसेक है, या तो सिलेक्ट करो या तो नहीं करो। मतलब क्या, अगर फ्रैक्शन होता तो फ्रैक्शन बहुत सारा पॉसिबल है, फ्रैक्शन बहुत सारा पॉसिबल है, लेकिन 0 1 है, या तो एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं या तो नहीं कर सकते हैं।
कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। मतलब क्या, दोनों ही केस में नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट 1 कम जाता है। देखो यहाँ 4 ऑब्जेक्ट है, यहाँ 3 है दोनों में, फिर यहाँ कम गया, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, सारे लेवल में कमते जाएगा। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कमेगा ही कमेगा, बात सिंपल है। ठीक, तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट एक एक कम करके टोटल n+1 पॉसिबिलिटीज है। तो m का क्या पॉसिबिलिटी है, n वाले को देख लिए, यहाँ पर 2 नंबर से मेरा फंक्शन बना है। एक पोजीशन को हम n वाले पोजीशन को हम यहाँ देख लिए, इतना वेरिएशन पॉसिबल है, n+1 वेरिएशन पॉसिबल है। m में कितना वेरिएशन पॉसिबल है, m कितना वेरिएशन है, देखो यहाँ पर 12 है, कहीं 5 आया है, कहीं 7 आया है, कहीं 4 आया है, कहीं 2 आया है, कहीं 9 आया है। फर्स्ट वाले को केवल देखो, यहाँ 12 है ना, यहाँ देखो 5 आया है, यहाँ पर देखो 0 आ सकता है, यहाँ 7 आ सकता है, कहीं पर 2 आ सकता है, यहाँ देखो 9 आया है, कहीं 3 आ सकता है, कहीं 6 आ सकता है। यही पॉसिबिलिटी है ना, कैपेसिटी का पॉसिबिलिटी यही है ना। तो कहीं भी देखो 12 है, 12 से ज्यादा कहीं आया है क्या, 12 से ज्यादा नहीं आ सकता है। मैक्सिमम कैपेसिटी कभी इंक्रीज हो ही नहीं सकता है, और डिक्रीज ही होगा। कहां तक जाएगा, मिनिमम, मिनिमम देखो 0 तक आया है, माइनस में भी कहीं नहीं हो सकता। कैपेसिटी माइनस में कैसे ले लेंगे, इसलिए मिनिमम वैल्यू कैपेसिटी का 0 है, मैक्सिमम वैल्यू 12 है। मतलब कि m है इनिशियली जो दिया हुआ था कैपेसिटी, मतलब क्या, m से लेकर मान लो, वर्स्ट केस हम बता रहे हैं, m से लेकर मान लो m-1 हो गया, फिर m-2 हो गया, फिर m-3 हो गया, ऐसे करते करते 0 तक आएगा। मैक्सिमम यही वेरिएशन पॉसिबल है ना। वर्स्ट केस में मान लो सब ऑब्जेक्ट का वेट भी 1 हो, सारे ऑब्जेक्ट का वेट 1 है, मान लो सारे ऑब्जेक्ट का वेट 1 है, उस केस में भी m का वैल्यू कितना होगा, एक एक कमते जाएगा, एक एक ही कमते जाना है, वेरिएशन इतना ही आ सकता है। तो वेरिएशन इतना आ सकता है, टोटल कितना वेरिएशन हो गया, m+1। यहाँ पर m+1 वेरिएशन है, यहाँ पर n+1 वेरिएशन है। मान लो 2 बिट का नंबर है, यहाँ पर 5 पॉसिबिलिटी है, यहाँ पर 4 टाइप्स का पॉसिबिलिटी, 4 टाइप्स के नंबर यहाँ इंटर कर सकते हैं, यहाँ पर 5 टाइप्स का नंबर इंटर करते हैं। टोटल 2 बिट से कितना नंबर बनेगा, 5 × 4 = 20 टाइप्स का नंबर हम फॉर्म कर सकते हैं। अगर 2 प्लेस है, 2 डिजिट का नंबर हम बनाना चाहते हैं, जिसमें कि यहाँ पर 5 पॉसिबिलिटी रहे, यहाँ पर 4 पॉसिबिलिटी रहे, तो टोटल 20 वेरिएशन बन सकता है। 20 तरह का नंबर हम फॉर्म कर सकते हैं। सेम वैसे ही यहाँ भी है ना। फर्स्ट पोजीशन जो है जो m के लिए है, सेकंड पोजीशन n के लिए है। तो पहला का इतना वेरिएशन है फर्स्ट पोजीशन में, सेकंड का इतना वेरिएशन है। टोटल पॉसिबिलिटी दोनों मिलाकर क्या हो जाएगा, दोनों मिलाकर m+1 × n+1 यही बनेगा ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, m+1 है, 1 को हटा लेंगे, 1 +1 से हटा लेंगे, मान लो, तो क्या बन जाएगा, m × n। टोटल m × n टाइप्स का फंक्शन कॉल पॉसिबल है। डिस्टिंक्ट फंक्शन कॉल m × n टाइप्स का ही पॉसिबल है। m × n टाइप्स का फंक्शन कॉल ये क्या है, डिस्टिंक्ट फंक्शन कॉल। डिस्टिंक्ट फंक्शन कॉल m × n ही है, इतना ही पॉसिबल है। m+1 × n+1 करेंगे, mn हो जाएगा प्लस m+n+2, यही होगा ना। सबसे बड़ा क्या फंक्शन रहेगा, mn रहेगा, mn वाले को हम लिए हैं। इसको एक्सपेंड भी करोगे मल्टीप्लाई करके, m × n, तो mn प्लस m × 1, m प्लस 1 × n, n प्लस 1 × 1, 1, mn प्लस m प्लस n+1। लार्जेस्ट फंक्शन क्या है, m × n है, तो m × n डिस्टिंक्ट फंक्शन कॉल पॉसिबल है। एक फंक्शन कॉल को एक बार ही करेंगे। डायनेमिक अप्रोच में हम लोग केवल डिस्टिंक्ट फंक्शन कॉल को सॉल्व करते हैं, मतलब कि टोटल फंक्शन कॉल कितना है, m × n है, mn है। सब में टाइम बिगो 1 लग रहा है, एक फंक्शन कॉल में टाइम बिगो 1 लगता है। मतलब कि यहां पर अगर देखते हैं तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरा क्या हो गया, बिगो ऑफ mn, यही मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बन गया ना। अब स्पेस वाले पर आते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो यहाँ पर बिगो ऑफ mn आ गया है। जब हम डायनेमिक अप्रोच लगाते हैं, पहले मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी था जो बिगो ऑफ 2n था, पहले जो मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी था बिगो ऑफ 2n था, अब मेरा बिगो ऑफ mn आ गया है। जब डिस्टिंक्ट फंक्शन कॉल को हम देखते हैं, ठीक, यहां तक समझ गए हो। पहले स्पेस मेरा कितना था, इनपुट n था,
स्टैक n साइज का था। अब क्या करेंगे, जब डिस्टिंक्ट फंक्शन कॉल करते हैं, एक यहां पर और ऐड कर लेंगे, प्लस में क्या, एक टेबल रहेगा मेरा, एक टेबल रहेगा। टेबल कैसा डेटा स्ट्रक्चर होता है, टेबल एरे लेते हैं, ना तो स्टैक ले सकते हैं ना तो लिंक लिस्ट ले सकते हैं, क्योंकि स्टैक में पुश पॉप मेरे कंट्रोल में नहीं रहेगा, और यहां पर लिंक लिस्ट लेंगे तो रेंडम एक्सेस पॉसिबल नहीं है, इसलिए मेरे कंट्रोल में भी रहे, रेंडम एक्सेस भी पॉसिबल हो, इसके लिए यहां पर एरे लेंगे। टेबल का साइज कितना होगा, टेबल का साइज उतना ही होगा जितना कि डिस्टिंक्ट फंक्शन कॉल है, क्योंकि इसके वैल्यू को ही स्टोर करना, तो टेबल का साइज हो गया m इंटू n, mn हो गया। तो यहां पर n प्लस mn। अब जो है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो होगा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो नया डिस्टिंक्ट फंक्शन कॉल के लिए है, वो कितना बन जाएगा, बिगो ऑफ mn, यही बन गया ना, इतना ही होगा ना, mn प्लस n प्लस n, 2n प्लस mn। लार्जेस्ट फंक्शन क्या है, mn है, mn को ले लिए, मतलब कि स्पेस है, जो स्पेस मेरा n से बिगो n से बढ़कर बिगो mn बन गया है। स्पेस थोड़ा सा ज्यादा कंज्यूम हुआ है क्योंकि एक्स्ट्रा टेबल हम ऐड किए हैं, लेकिन टाइम मेरा 2 पावर n से कम होकर mn बन गया है, 2 पावर n से कम होकर mn बन गया है। अब इसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे प्रोग्राम में, प्रोग्राम में क्या करेंगे, जैसे ही ये फंक्शन कॉल करना होगा, इसके पहले, इस फंक्शन कॉल के पहले हम एक कंडीशन को चेक कर लेंगे। क्या कंडीशन है, इस फंक्शन कॉल के पहले इफ टेबल m n-1 इक्वल टू नल, अगर ऐसा रहे, मतलब कि टेबल m n-1 में अगर नल रहे, तभी जाकर इसको कॉल करना है, इस फंक्शन को। कॉल करने के बाद क्या करेंगे, यहां पर कॉल करने के बाद में इसको स्टोर भी कर लेंगे वैल्यू को। यहां पर पहले चेक करेंगे, कंडीशन चेकिंग करेंगे कि टेबल में m n-1 का वैल्यू अगर नल है, अगर वैल्यू नहीं है, तब इसको फंक्शन कॉल किए, इसके वैल्यू को स्टोर कर लिए। यहां क्या किए, स्टोर कर लिए, ताकि नेक्स्ट टाइम सेम फंक्शन कॉल जब आ जाए तो यहां से हम सीधा वैल्यू यूज कर सकते हैं। यहां क्या हो गया, यहां पर कॉलिंग हो गया, यहां कॉल कर लिए इस फंक्शन को, यहां से स्टोर कर लिए वैल्यू आया। तो फिर इसके लिए भी क्या करेंगे, इसके लिए भी चेक करेंगे, क्या, इस वाले के लिए क्या करेंगे, इफ टेबल ऑफ m-wn n-1 इक्वल टू नल है। अगर टेबल में m-wn n-1 का वैल्यू अगर नल है, यहां पर डबल इक्वल टू है, मतलब कंपेयर कर रहे हैं, अगर नल है मेरा, तब जाकर इस फंक्शन कॉल को कॉल करेंगे, जो वैल्यू आएगा यहां पर स्टोर कर लेंगे। यहां पर हम स्टोर कर रहे हैं, स्टोर कर लिए, ताकि नेक्स्ट टाइम हमको कैलकुलेट नहीं करना पड़े, इसका यूज कर ले। यही करेंगे प्रोग्राम में, बस यही 2 स्टेटमेंट का चेंजिंग लाना है और कुछ नहीं लाना है, जैसे पहले डायनेमिक अप्रोच में आ रहा था। ठीक, अब एक और चीज ऑब्जर्व करो, यहां पर देखो 2 पावर n जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरा था, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 2 पावर n था, उससे कम कर बिगो mn आ गया है। स्पेस क्या हुआ है, स्पेस पहले मेरा n था, अब n से बढ़कर स्पेस बिगो mn हो गया है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अब डिक्रीज हुआ, 2 पावर n से mn हो गया। तब देखेंगे जैसे डिक्रीज हुआ तो कितना डिक्रीज हुआ था, एक्चुअली कितना डिक्रीज हुआ था, रियल में कुछ कंसिडरेबल अमाउंट अगर डिक्रीज हुआ है, मतलब कि अच्छा है। अगर डिक्रीज हुआ है जो वैल्यू, वो अगर अच्छा खासा डिक्रीज हुआ है तो सही है। मान लो बहुत थोड़ा का ही चेंजिंग आया है, तब तो सही नहीं है। तो डायनेमिक में हम क्या करना चाहते हैं, डायनेमिक में हम चाहते हैं कि बहुत ही कम हो जाए। ठीक है, अब देखते हैं एक बार कितना डिक्रीज हुआ है, कुछ रेंडम वैल्यू को हम लेकर चेक करते हैं इस बात को। ठीक है, मतलब क्या, मान लो m का वैल्यू 20 है, n का वैल्यू 10 है, n का वैल्यू अगर 10 है, m का वैल्यू 20 है, मान लो यार 30 ले लेते हैं, चलो 30 ले लिए, m का वैल्यू 30 है, n का वैल्यू 10 है। तो पहले कितना टाइम लग रहा था, पहले टाइम कितना लग रहा था, इनिशियली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या मेरा था, 2 पावर n था, मतलब कि पहले विदाउट डायनेमिक प्रोग्रामिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इक्वल टू 2 पावर n
इक्वल टू 2 पावर 10 इक्वल टू 1024। 1024 है। अब विथ डीपी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गया, m इंटू n हो गया। m कितना है, 30 है। 30 इंटू 10 इक्वल टू 300। एक 300 है, एक 1000 है, थोड़ा थोड़ा कंपेरेबल है, बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं आया है। बहुत ज्यादा मतलब क्या, बहुत ज्यादा का मतलब क्या था, यहाँ 1000 होता, यहाँ पर 50 आ जाता, 20 आ जाता, 10 आ जाता, मतलब बहुत ज्यादा का डिफरेंस हुआ। यहाँ पर बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं हुआ है। 300 को 3 टाइम्स करेंगे, इतना बन जाएगा। कुछ कांस्टेंट टाइम डिक्रीज हुआ है। या तो बोल सकते हैं क्या कि 1000 को अगर डिवाइडेड बाई 3 अगर हम कर लेते हैं, डिवाइडेड बाई 3 कर लेते हैं, सी का वैल्यू जब एसिम्प्टोटिक नोटेशन पढ़ रहे थे तो कुछ कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर ले, कुछ कांस्टेंट से डिवाइड कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे, मतलब एसिम्प्टोटिकली दोनों इक्वल है, लगभग दोनों इक्वल है। क्यों आया है ऐसा, क्योंकि यहां पर ऐसा क्यों आया है, लेस, यहां पर एक्चुअली हुआ क्या है कि जो फंक्शन कॉल था उसका रिपीटेशन कम हुआ है। मतलब क्या लिख सकते हैं, लेस रिपीटेशन ऑफ फंक्शन कॉल यहां हुआ है। यहां पर सेम फंक्शन कॉल कम टाइम रिपीट हुआ है, बहुत ज्यादा रिपीटेशन नहीं है। अगर बहुत ज्यादा रिपीटेशन होगा मतलब कि यहां पर टोटल कम फंक्शन कॉल करना होगा, टाइम कम लग जाएगा, तो बहुत सारा टाइम हम सेव कर लेंगे। जहां पर लेस रिपीटेशन होगा, रिपीटेशन अगर कम है, वहां पर क्या होगा, थोड़ा ही टाइम हम लोग सेव कर पा रहे हैं। लगभग दोनों इक्वल आएगा, विदाउट डीपी ले लें या फिर विथ डीपी ले लें, लगभग दोनों इक्वल आ जाए। क्यों, क्योंकि लेस रिपीटेशन है, रिपीटेशन कम है, इसको ही बोलते हैं लेस रिपीटेशन है। मतलब कि नो बेनिफिट, नो या फिर नो मेजर बेनिफिट लिख सकते हैं। बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं आया, यहां लिख सकते हैं क्या, नो मेजर बेनिफिट्स इन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं आया है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यूजिंग डायनेमिक प्रोग्रामिंग के यूज करने के बावजूद भी बहुत ज्यादा का, बहुत मेजर बेनिफिट नहीं हम लोग को हुआ है। ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि 01 नैपसैक क्या है, 01 नैपसैक इज NP कंप्लीट प्रॉब्लम। 01 नैपसैक इज NP कंप्लीट प्रॉब्लम। ठीक, NP कंप्लीट का मतलब क्या होता है, NP कंप्लीट का क्या मीनिंग है भाई, NP कंप्लीट का बहुत ही सिंपल मीनिंग है कि अगर विदाउट डायनेमिक प्रोग्रामिंग हम करते हैं, विदाउट डायनेमिक प्रोग्रामिंग अगर हम करते हैं, उससे जो मेरा कॉस्ट आ रहा है, विदाउट डायनेमिक प्रोग्रामिंग जो कॉस्ट मेरा आ रहा है और विथ डायनेमिक प्रोग्रामिंग जो कॉस्ट आ रहा है, दोनों में बहुत ज्यादा का फर्क नहीं है। मतलब क्या, NP कंप्लीट का मतलब क्या हो गया, विथ और विदाउट डीपी नो मेजर डिफरेंस। NP कंप्लीट का क्या सिंपल मीनिंग जान लो, NP कंप्लीट का मतलब क्या है, विथ और विदाउट डीपी नो मेजर डिफरेंस। मेजर डिफरेंस अगर नहीं आया है, इसका मतलब क्या है कि वो प्रॉब्लम क्या है, NP कंप्लीट है। वो प्रॉब्लम क्या है, NP कंप्लीट प्रॉब्लम है। समझ रहे हो, इसको बोलते हैं, इसको बोल सकते हैं क्या, NP रियली टफ प्रॉब्लम। रियली टफ प्रॉब्लम मतलब रियल में बहुत ही टफ प्रॉब्लम है, इसलिए डायनेमिक यूज करने के बावजूद भी कोई मेजर डिफरेंस नहीं आया है। ठीक, NP कंप्लीट का मीनिंग यही है। थोड़ा और आगे अगर जाते हैं, थोड़ा और एक स्टेप आगे जाते हैं, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहां पर,
यहां पर होता एक्चुअली क्या है समझो। कुछ प्रॉब्लम है जो एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम है। अब बोलो कि एनपी कंप्लीट चेक करने के लिए ये पूरा काम करना होगा क्या? एनपी कंप्लीट है या नहीं? देखो पहले तो नैपसैक 01 नैपसैक क्या है समझ गए, सब कुछ समझ गए। अब 01 एनपी कंप्लीट था, इसको हम बता रहे हैं। तो एनपी कंप्लीट क्या है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। 01 नैपसैक ओवर हो चुका है, ठीक। अब एनपी कंप्लीट क्या है इसके बारे में हम बता रहे हैं। तो एनपी कंप्लीट का मीनिंग क्या है कि विथ और विदाउट डीपी कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए ऐसा हो रहा है कि हमेशा हम यही चेक करेंगे क्या, डायनेमिक की हेल्प से ही चेक करेंगे क्या कि एनपी कंप्लीट है या नहीं है? नहीं, डायनेमिक की हेल्प से नहीं चेक करेंगे। होता क्या है, कुछ प्रॉब्लम है जो मेरा एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम है। कुछ प्रॉब्लम है जो मेरा एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम है, और ये रिसर्च करने के बाद में एनालिसिस किया गया है कुछ प्रॉब्लम रियल में टफ है, वो सब एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम है। तो जितना भी प्रॉब्लम रहेगा उसको चेक करेंगे क्या, कि एनपी कंप्लीट है या नहीं। एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम को एनपी कंप्लीट को एक प्रॉब्लम क्या है, उसका नाम है 3 सेट प्रॉब्लम है। इसको एनपी कंप्लीट प्रूव करने में बहुत ज्यादा टाइम 10 इयर्स का टाइम लगा। साइंटिस्ट को 3 सेट है जो एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम है, ये प्रूव करने में 10 इयर्स का टाइम लगा। तो बोलो जितना भी प्रॉब्लम रहेगा सबको अगर चेक करना है कि एनपी कंप्लीट है या नहीं, तो अगला 10 ईयर ऐड करेंगे क्या? नहीं, 10 इयर्स नहीं ऐड करेंगे। हम लोग क्या करते हैं कि मेरा मान लो प्रॉब्लम पी है, अब इसके लिए प्रॉब्लम पी के लिए एक फंक्शन लिखते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन, और प्रॉब्लम पी को इस फंक्शन में इंटर करते हैं, इनपुट देते हैं। प्रॉब्लम पी को इस फंक्शन में इंटर करते हैं। अगर यहां से आउटपुट आकर ये मैच कर जाता है, अगर ये आकर मैच कर गया, मैच विथ एनी प्रीवियस एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम, हम लोग यही चेक करते हैं। हम लोग हमेशा 10 साल नहीं दे सकते हैं। अगर एक प्रॉब्लम को 10 साल देंगे बहुत टाइम लगेगा। हम लोग क्या देखते हैं कि 3 सेट प्रॉब्लम है जो एनपी कंप्लीट है, ये बात पक्का है, ये प्रूफ किया गया है। 10 इयर्स टाइम लेकर साइंटिस्ट है स्टीफन कुक नाम का, इसका नाम क्या है, स्टीफन कुक नाम का एक साइंटिस्ट है। वो क्या किए, 3 सेट प्रॉब्लम को एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम है, इसको प्रूफ करने के 10 इयर्स उनको लगा है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आसान तरीके से काम कैसे करते हैं, इसके हेल्प लेकर, इनके आउटपुट को हेल्प लेकर कैसे करते हैं कि अपना प्रॉब्लम को एक पॉलिनोमियल फंक्शन लिखते हैं, और उस पॉलिनोमियल फंक्शन में अपने प्रॉब्लम को हम डालते हैं। अगर उसका आउटपुट अगर मैच विथ एनी प्रीवियस एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम, केवल 3 सेट से ही नहीं, मान लो किसी और ऐसा प्रॉब्लम है जो कि एनपी कंप्लीट पहले से बताया जा चुका है, अगर उससे मैच कर गया, मतलब कि वो प्रॉब्लम है जो क्या है, वो प्रॉब्लम भी एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम है। एनपी कंप्लीट का मतलब यही होगा, सिंपल जानो, एक प्रॉब्लम है 3 सेट प्रॉब्लम जो एनपी कंप्लीट है, बहुत सारा रिसर्च करने के बाद में उसको बताया गया कि एनपी कंप्लीट है। अब नया कोई प्रॉब्लम आएगा, उस प्रॉब्लम को हम एक पॉलिनोमियल फंक्शन के थ्रू रिड्यूस करते हैं, उसके बाद मैच करते हैं कि मेरा प्रॉब्लम है जो किसी एनपी कंप्लीट जैसा दिख रहा है क्या। अगर मेरा प्रॉब्लम किसी भी मैच कर रहा है किसी एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम से, पॉलिनोमियल फंक्शन के थ्रू रिड्यूस करने पर, कोई पॉलिनोमियल फंक्शन के थ्रू रिड्यूस करने पर अगर वो मैच कर रहा है, तो कि मेरा प्रॉब्लम भी है जो एनपी कंप्लीट है। अगर नहीं मैच कर रहा है तो नहीं है।
अगर नहीं मैच कर रहा किसी भी पोलिनोमियल फंक्शन से रिड्यूस करने के बाद में किसी भी एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम से अगर मैच नहीं कर रहा है, मतलब कि मेरा जो प्रॉब्लम है वो एनपी कंप्लीट नहीं है। अगर मैच कर रहा है किसी से भी कोई भी ऐसा प्रॉब्लम से जो कि एनपी कंप्लीट है, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं क्या कि एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम भी एनपी कंप्लीट है। बस यही कंसेप्ट है एनपी कंप्लीट का। ठीक है, कहीं क्वेश्चन आ जाए अगर ऐसा एनपी कंप्लीट लेकर पूछ ले कि 0-1 नैपसैक इज एनपी कंप्लीट और नॉट, वहां पर लिखना है यस 0-1 नैपसैक इज एनपी कंप्लीट। क्यों अगर रीजन पूछ दे भाई तो लिखना है बिकॉज 0-1 knapsack problem can be reduced by a polynomial function to look similar like or to match with any NP complete problem। NP complete problem के जैसा ये दिखने लगता है एक पोलिनोमियल फंक्शन के थ्रू जब रिड्यूस करते हैं तब, इसलिए 0-1 knapsack भी है जो NP complete problem है। बस यही इतना है। तो 0-1 knapsack के बारे में इससे ज्यादा कोई भी डिटेल नहीं है, बस इतना ही है। एक कंप्लीट पैकेज है 0-1 knapsack का। बस रिवाइज कर लो जितना भी पॉइंट बताए हैं और जहां भी एग्जाम में आए बना देना, बस हो गया। पर्पस यही है ना जी, कंसेप्ट को समझ लिए और उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिए। पर्पस यही होना चाहिए। क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, कंसेप्ट भी समझ लिए, दोनों चीज समझ लिए। हाँ, नहीं समझोगे तब बहुत टफ होगा, कुछ क्वेश्चन दे देगा समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर प्रोग्राम में क्या चेंजिंग किए हैं, कैसे डायनेमिक अप्रोच में हम लोग डिस्टिंक्ट फंक्शन कॉल यहाँ देख रहे थे, टाइम कितना से रिड्यूस होकर कितना टाइम हुआ है, स्पेस के लिए देखेंगे कितना स्पेस एक्स्ट्रा लगा है, क्यों एक्स्ट्रा स्पेस लगा है, सब कुछ देखेंगे। ये है 0-1 knapsack। अब नेक्स्ट जो हम लोग देखने वाले हैं, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सम ऑफ सबसेट प्रॉब्लम। सम ऑफ सबसेट प्रॉब्लम मतलब क्या, सम ऑफ सबसेट का मतलब क्या है, एक सेट गिवन होगा, उसमें से कुछ नंबर्स को ऐड करके उसके सम को देखेंगे कि पहले जो मेरा एक सम भी गिवन है, सम ऑफ सबसेट में क्या है, एक सेट गिवन होगा, एक और वैल्यू गिवन होगा। हम लोग देखेंगे क्या कि कुछ नंबर्स को ऐड करके मेरे वैल्यू के बराबर हो सकता है या नहीं, पॉसिबल है क्या, कितना नंबर्स को ऐड करके मेरा वैल्यू बन सकता है, कौन कौन सा नंबर ऐड करेंगे तब बनेगा, कैसे बनेगा, यही सम ऑफ सबसेट में देखेंगे। अच्छे से डिटेल में देखेंगे, टेंशन नहीं लेना है। तो सही है, रिवाइज करो, इसको भी रिवाइज करो, पहले का भी जो पढ़ाई हुआ है रिवाइज करो। रिवीजन बहुत जरूरी चीज है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो बहुत ही जरूरी है। रिवीजन नहीं होगा तो यार एग्जाम अच्छा नहीं हो सकता है, समझो बात को। रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नया चीज कितना भी सिखा दो, कितना भी नया चीज सीख लो, सिंपल जानो यूपीएससी का एग्जाम होता है, आईएएस आईपीएस बनते हैं लोग वहां से, जानते हो। जब यूपीएससी के लिए जब इनिशियली कोई प्रिपेयर करना शुरू करता है ना, तो कहीं भी यही बताया जाता है कि सबसे पहले बेसिक एनसीईआरटी है उसको खत्म कर लो। एनसीईआरटी कहां से आया था, 12th तक का एनसीईआरटी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि उससे क्वेश्चन जीएस में रहता है। बेसिक कंसेप्ट वही है, रूट वहां से ही ओरिजिन हुआ है, रूट को समझना जरूरी है। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एग्जाम पास करने के लिए पढ़ाई तो कर लिए थे, वहां पर रिवीजन में नहीं थे, भूल गए होंगे। उसमें कुछ ऐसा टॉपर का इंटरव्यू देखोगे जो क्या बोलेंगे कि प्री के लिए क्या पढ़ना है, प्री तो ऐसे ही हो जाएगा। क्यों ऐसा बोल रहा है, क्योंकि उसका लर्नेबिलिटी इतना स्ट्रांग है, इतना सही तरीके से वो पढ़ा हुआ है, चीजों को रिकॉल कर लिया, वो बहुत पहले ही पढ़ा था, उसको रिकॉल कर लिया। कैसे रिकॉल हुआ, कहीं न्यूज़पेपर देख रहा है, कहीं कुछ और देख रहा है, वो क्लिक कर लिया, रिकॉल कर लिया कि अच्छा यहाँ ऐसे पढ़े थे पहले, यहाँ पर ऐसा है, सेम वही चीज बता रहा है। मतलब क्या है, डायरेक्टली वो किताब खोलकर तो रिवीजन नहीं किया। रिवीजन का मतलब क्या कि माइंड में रिकॉल करना, जो पहले से पढ़ा हुआ चीज है उसको एक बार फिर से रिकॉल कर लेना। समझ रहे हो बात को। बस रिवीजन भी वैसे ही होना चाहिए।
यहां भी सेम है। किसी भी एग्जाम के लिए, कोई भी नेशनल लेवल कंपटीशन है, उसमें कंपीट करने के लिए, अच्छे स्कोर करने के लिए, अच्छा रैंक लाने के लिए जरूरी है नया चीज को पढ़ना। उससे भी ज्यादा जरूरी है पहले से पढ़ा हुआ चीज को याद रखना। पहले से पढ़ा हुआ चीज को याद रखना, दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सही है, अच्छे से पढ़ो। फिर नेक्स्ट में देखते हैं सम ऑफ सबसेट प्रॉब्लम नेक्स्ट लेक्चर में, और अच्छे से करेंगे फिर। चलो।